लोगों की जयंती। गुड आफ्टरनून। तो क्या किया था कल हम लोगों ने? हमने स्थापत्य कला के साथ शुरुआत की थी और सिंधु सभ्यता के साथ साथ हमने मौर्यों और मौर्योत्तर युग की बात की। एक योजना भी बनाई थी हम लोगों ने अपने लिए कि रिवीजन के लिए उसका प्रयोग करना है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब उसी योजना के तहत हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कवर किए थे, ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक के साथ हर पॉइंट काम आए, लेकिन हाँ, वही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। वैसी चीज़ें जहाँ भी दिखें हमारे लिए मायने रखती हैं। अब आइए अगले टॉपिक की बात करें। और मौर्योत्तर युग के बाद जैसा कि देखा था हम लोगों ने, मंदिर स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। मंदिर स्थापत्य पहले तो संकल्पना समझनी है हमें कि मंदिर क्या है। आप बताइए, मंदिर जाते हैं आप लोग? मंदिर क्या है? अगर परिभाषित करना हो तो कैसे बताएंगे आप? नास्तिक हैं आप लोग? वीडियो वायरल करा दूंगा। कॉफ़ी लेंगे आप लोग? थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मंदिर की जो संकल्पना है, धार्मिक भवन तो है, ये तो स्पष्ट है। वो संकल्पना है ईश्वर के आवास की, और चूंकि भक्त वहाँ पहुँचते हैं तो वो पूजा स्थल भी है, तो वहाँ कर्मकांड भी किए जाते हैं। अब इसी से तय होगा कि मंदिर स्थापत्य कला में कौन कौन सी विशिष्टताएं जुड़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे कर्मकांड जटिल होते चले जाएंगे, वैसे वैसे मंदिर परिसर भी बड़ा और जटिल होता चला जाएगा। ये समझ गए आप? और चूंकि वैदिक परंपरा में मंदिर नहीं है, तो वैदिक परंपरा में मूर्ति पूजा भी नहीं है, तो मंदिरों का संबंध ये पौराणिक परंपरा से है, वैदिक परंपरा से नहीं है। ये क्लियर है? यह भी अपने आप में प्रश्न हो सकता है। तो मंदिरों की कल्पना इष्ट देवों के, चूंकि बहुदेववादी प्रवृत्ति हमारे यहाँ है, निवास स्थानों के रूप में की गई, और इनका संबंध किसके साथ है? पौराणिक परंपरा से है, वैदिक परंपरा से नहीं है। अब मंदिर स्थापत्य में भारत की सांस्कृतिक एकता भी दिखती है और भारत की सांस्कृतिक विविधता भी दिखती है। एकता ऐसे दिखती है कि लगभग सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में जो देवता हैं वो लगभग एक हैं, या नहीं तो एक ही देवता के अलग अलग रूप हैं। उस दिन जो नाम जिस देवता का मुझे याद नहीं आ रहा था, आप लोगों ने भी पता करने की कोशिश नहीं की होगी, शिव के रूप हैं वो, याद है आपको? वेंकटेश्वर तो विष्णु के रूप हैं। साउथ में शिव के रूप कौन है? एक और देवता मैंने कहा था, और इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने आपसे कहा कि आपको याद नहीं आ रहा था, तो मुझे याद था और अभी मैं भूल गया फिर से। लगता है ये देवता नाराज चल रहा है मुझसे।
मेरे मुझे भजन सुख नहीं दे रहे हैं, कि अपना नाम ही नहीं आने दूंगा तुम्हारी जुबान पे। खैर मना लूंगा, मेरे उनके बीच की बात है, भक्ति की बात है ना ये। तो जैसे होता है ना, कभी कोई नाराज हो जाता है तो क्या कहता है, तुम मेरा नाम मत लो। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो और कर्मकांड भी लगभग एक जैसे हैं, कर्मकांड भी लगभग एक जैसे हैं, देवता भी लगभग एक ही हैं, लेकिन मंदिर निर्माण की शैलियाँ अलग अलग हैं। तो शैलियों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है, देवताओं में, उनके रूपों में, कर्मकांडों में सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। और इसमें भी सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है कि मंदिर सगुण प्रवृत्ति के परिचायक हैं, निर्गुण नहीं। जहाँ भी निर्गुण संकल्पना होगी वहाँ ईश्वर के आवास की बात नहीं होगी, वहाँ उपासना स्थल जरूर होगा। ये बात समझ गया? तो उन शैलियों की बात हमें करनी है। कुछ जानने वाली चीज़ें ये थी कि मंदिर स्थापत्य, मंदिरों का संबंध सगुण परंपरा से है, पौराणिक परंपरा से है। और मंदिर स्थापत्य से भारत की सांस्कृतिक एकता और भारत की सांस्कृतिक विविधता दोनों झलकती है, जैसा कि भारतीय संस्कृति के अन्य पक्षों के साथ भी देखा जाता है। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि मंदिर स्थापत्य कला की अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई अलग अलग क्षेत्रों में। 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। उत्तर में नागर शैली, दक्कन में वेसर शैली, और दक्षिण में द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रारंभ होता है, एक एक करके बात कर लेते हैं इन तीनों की। इसमें से नागर और वेसर, सॉरी, द्रविड़, ये दोनों स्वतंत्र शैलियाँ मानी जाती हैं। वेसर शैली को इन दोनों का मिश्रित रूप माना जाता है। एक चीज़ और भी है कि अगर मिश्रण मिलता है नागर शैली और द्रविड़ शैली के तत्वों का वेसर शैली में, तो वह मिश्रण बड़ा अनियमित है, बहुत नियमित नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर गर्भगृह नागर शैली का है तो हमेशा गर्भगृह नागर शैली का होगा, कभी गर्भगृह द्रविड़ शैली का होगा, शिखर कभी उधर का हो जाएगा, कभी इधर का हो जाएगा। तो बहुत नियमित नहीं है ये। लेकिन फिर भी वेसर शैली की भी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं जिनकी बातें हम लोग करेंगे। शुरुआत करते हैं नागर शैली से। तो नागर शैली की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? गुप्त काल से होती है। गुप्त काल से नागर शैली की शुरुआत होती है। और यह शैली हम लोग बात कर रहे हैं नागर शैली की। इसकी बहुत सारी उप शैलियाँ भी होंगी, हर जगह है। बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तार में नहीं जाना है। हॉरिजेंटल अब ज़्यादा मायने रखेगा, वर्टिकल उतना मायने नहीं रखेगा, ठीक है ना? और आरंभिक मध्यकाल, जिसे हम राजपूत युग भी कहते हैं, में यह शैली अपने चरम पर पहुंचती है। यानी कि 800 से 1200 के बीच में यह शैली अपने चरम पर पहुंचती है। उत्पत्ति इसकी देखी जाती है गुप्त काल में। पहली बार मंदिर कहाँ बने, कब बने, ये अपने आप में विवादित विषय है। लेकिन राजस्थान में एक जगह है बैरात, विराटनगर, नाम सुना है कभी? वहाँ पे एक ऐसी संरचना मिली है जिसे सबसे पुराने मंदिर के रूप में पहचाना जाता है, या उसके अवशेष के रूप में पहचाना जाता है। ये कहीं अलग से आप जान लीजिए, इसका आप शैलियों से मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे अवशेष हैं जो मंदिर जैसे लगते तो हैं, लेकिन प्राप्तियाँ इतनी कम हैं कि उसके आधार पर किसी शैली की बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर पूछे कि मंदिर जैसी संरचना के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर होगा बैरात। और ये जगह कहाँ पे है? राजस्थान में। लेकिन पूरी संरचना, सबसे पुरानी संरचना जो हमें मिलती है वो गुप्त काल से ही मिलती है।
और यहाँ पे कुछ स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वैसे तो गुप्तकालीन मंदिर बहुत सारे हैं, खासतौर से मध्य भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बहुत सारे मंदिर इस तरह के हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थलों को ही यहाँ हम शामिल करेंगे। एक स्थल है सांची। ये किस युग की बात हो रही है? गुप्त युग की बात हो रही है। और सांची जाना जाता है स्तूप के लिए, और उसी स्तूप परिसर में, स्तूप के पास ही नागर शैली का सबसे पुराना मंदिर भी बना हुआ है। पत्थर की पूरी संरचना है ये। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। सांची गए हैं कभी? तो ये है सांची, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से नागर शैली के का प्राचीनतम मंदिर मिला है। बहुत ही सामान्य संरचना है। एक गर्भगृह है और उसके आगे एक पोर्टिको बना हुआ है। शिखर नहीं है। इसमें स्तंभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रवेश द्वार है। शिखर जैसी कोई चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अब यही सरल संरचना, इसको कहते हैं गर्भगृह और इसे कहते हैं मंडप। कालांतर में यही संरचना और जटिल होती चली जाएगी। फिर दूसरा स्थल महत्वपूर्ण है, वह है भीतरगांव। आपने नाम सुना होगा। ये कानपुर के पास है भीतरगांव। और यहाँ से यह स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से ईंटों का बना प्रथम मंदिर मिला है। कहा ना कि कुछ कारणों से कुछ स्थल महत्वपूर्ण है। ईंटों का बना प्रथम मंदिर, भवन निर्माण सामग्री के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा भीतरगांव के मंदिर का एक और महत्व है, और वो ये है कि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब, यानी कि ट्रू आर्च, याद कीजिए, का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब है कि भारत में मेहराब पद्धति बिल्कुल अज्ञात नहीं थी। सिंधु निवासियों ने भी नालियों को ढकने में मेहराब पद्धति का प्रयोग किया है। सिंधु निवासी जो नहीं कर पाए थे वह यह बात है कि उन्होंने मेहराब निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति का सहारा नहीं लिया। संभवतः यह प्राचीन काल में था भी नहीं, मध्यकाल में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप हमें इस मंदिर में कुछ इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं जिससे लगता है कि जो भी इस मंदिर के निर्माण करता थे वो मेहराब बनाने की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित थे। अब अगर परिचित थे तो इसका विसरण क्यों नहीं हुआ, डिफ्यूजन क्यों नहीं हुआ, फैलाव क्यों नहीं हुआ, अन्यत्र यह पद्धति क्यों देखने को नहीं मिलती है? तो बहुत सारे रहस्य जीवन के होते हैं, सुलझाने बड़े मुश्किल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेहराब पद्धति में बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और उस तरह का स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल शायद प्राचीन युग में सहजता से उपलब्ध नहीं था। इसलिए मेहराब बनाने की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित होने के बावजूद भी लोग इस पद्धति से मेहराब बड़े पैमाने पर नहीं बना सके। कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना टेक्नोलॉजी, कोई एक चीज़ है उसका इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई सहायक चीज़ उसके साथ न जुड़ जाए। ठीक है। भीतरगांव के बाद एक और स्थल है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है, और वह है तीसरा, देवगढ़ का नाम सुना होगा आपने। देवगढ़ कहाँ पर है? झांसी के पास है। और झांसी कहाँ पे है? झांसी राजस्थान में है। बहुत सही जवाब। झांसी राजस्थान में है। नहीं होता है, कभी कभी हम लोग भी क्लास में बता जाते हैं ऐसी चीजें, बाद में अपना वीडियो देखते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हैं। होता है, सहज है, स्वाभाविक है। तो इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। तो देवगढ़ ये झांसी के पास है। अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बताऊं कि झांसी कहाँ है। अब बताना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन
रिवीजन की क्लास है, लेकिन ऐसे ही प्रसंग एक से मुझे याद आ गया, व्यक्तिगत जीवन का प्रसंग है कि बहुत दिन पहले मेरी दादी के साथ ना एक महिला रहती थी। दादी ने उनको एक तरह से आश्रय दिया था, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो उनके साथ और भी तो कुछ बूढ़े बूढ़े लोग रहते थे, मतलब उनको बूढ़ी दाई कहते थे। बूढ़े लोगों का एक ग्रुप था और उसमें ये युवती महिला थी। तो अनार समझते हैं? अनार समझना क्या है? तो अनार आया भाई कहीं से या खाने को, तो वो जो महिला थी शायद वो अनार से परिचित नहीं थी। तो उन्होंने अनार लिया और खाना शुरू किया। उसके बाद से खाने खाते वक्त वो कह रही हैं, ए रवा ये तो कसावत है। तो भोजपुरी का शब्द है ये, रवा आदर सूचक शब्द है। कड़वा लग रहा है, ए रवा ये तो कसावत है, ये तो कड़वा लग रहा है। तो जो बूढ़ी दाई थी बगल में बैठी हुई, उन्होंने छीन लिया उसके हाथ से अनार और कहा कि देहने बानर का जानी आदि के सवाद तुम इधर दो, बंदर क्या जानेगा अदरक का स्वाद। फिर उन्होंने अनार फोड़ा आराम से, जैसे अनार फोड़ा जाता है, और उसका बीज निकाला। तो सब लोगों को यही लग रहा था कि बीज अपना कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद से उन्होंने बीज फेंक दिया और वो खा रही हैं, कह रही है ए रहा वही था साचू का होता, ये तो सच में कड़वा लग रहा है। ठीक है? तो अक्सर बीज की वजह से ही चीजें कड़वी लगती हैं। तो कहीं इसी तरह की गलती मुझसे ना हो जाए कि झांसी राजस्थान में है, इस पे तो हम लोग हंस दिए, और दोबारा मैं झांसी बताने जाऊं तो कहीं सच में कड़वा ना लगने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि आत्मविश्वास के साथ मुझे बताना चाहिए कि झांसी यूपी में है। सही निकल गया। अब पता चला कि एमपी में है तो भी फजीहत हो जाती मेरी। हाँ, तो ठीक है, चलिए। तो झांसी यूपी में है और झांसी के निकट है देवगढ़। और देवगढ़ का जो मंदिर है इसका एक नाम है दशावतार। और कोई नहीं पूछेगा कि दशावतार की संकल्पना क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10 अवतारों की चर्चा भी हमने किया है। अब दशावतार मंदिर जो यहाँ का है, यह अपनी कुछ प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। पहला तो यह है कि प्रथम शिखर युक्त मंदिर है ये। दूसरा कि पंचायतन शैली का मंदिर है, और इस मामले में भी यह प्रथम ही है। यानी कि पंचायतन शैली का संबंध मंदिर स्थापत्य कला से है। और चूंकि पौराणिक परंपरा में जो देव कुल स्वीकार किया गया, उसमें देवताओं की एक बराबर स्थिति नहीं है। सोपान कहते हैं ना, उनका क्रम है। कुछ देवता ज़्यादा प्रमुख माने गए, कुछ देवता कम प्रमुख माने गए। तो यहाँ पर पंचायतन शैली में क्या होता है कि एक ही मंदिर में 5 देवता स्थापित किए जाते हैं, उसमें से एक देवता क्या होगा, प्रमुख देवता होगा। तो इस शैली का भी यह प्रथम मंदिर है। और तीसरी चीज़ ये है इसके साथ कि भारत में स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला का प्रयोग बहुधा स्थापत्य कला में साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्वों के रूप में किया गया है। तो इस संदर्भ में जो प्रवृत्ति है कि मूर्ति कला का साज सज्जा, डेकोरेटिव डिवाइस याद है ना, साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में प्रारंभ, यह प्रवृत्ति समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो ये 3 स्थल याद रखिए, किससे संदर्भ में, गुप्त युग, गुप्त काल के मंदिरों के संदर्भ में, जिनका संबंध किससे है, तो नागर शैली से। राजपूत युग में आरंभिक मध्यकाल में, जिसे कि नागर शैली का सबसे स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, उसमें देश के लगभग सभी भागों में या उत्तर भारत के सभी भागों में बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण के कार्य हुए। इसमें सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है कलिंग। और कलिंग के कुछ स्थल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपको मिलेगा लिंगराज का मंदिर।
और लिंगराज मंदिर में एक बहुत ही विशिष्ट चीज देखने को मिलती है, वह है लोहे का प्रयोग, लोहे के धारनियों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग। यहाँ पर एक और मंदिर है पूरी, और पूरी मशहूर है किसके लिए? जगन्नाथ मंदिर के लिए। और कोणार्क का नाम सुना होगा आपने। कोणार्क मशहूर है किसके लिए? सूर्य मंदिर के लिए, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ठीक है। बहुत कम ही सूर्य मंदिर हैं भारत में। कोणार्क में भी एक सूर्य मंदिर है, इस कारण काफी चर्चित है। ये इस सूर्य मंदिर की संरचना रथनुमा है, इसलिए इसे रथ मंदिर भी कह सकते हैं आप। ब्लैक पगोडा, पगोडा कुछ भी जो कीमती है, विशेष रूप से दर्शनीय है, उसके लिए पगोडा शब्द का प्रयोग करने की परंपरा है। शायद यह पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का था, और सोना वैसे भी कीमती माना जाता है, तो ब्लैक पगोडा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। अब इस मंदिर की कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं। पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है ये, कुछ भाग इसके ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन इस मंदिर में थोड़ा थोड़ा द्रविड़ शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। कलिंग का क्षेत्र चोलों के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित था, और एक समय तो ऐसा आया कि चोल शासन पर कलिंग का कोई राजकुमार बैठता है चोल की गद्दी पर, या कि उधर का कोई राजकुमार इधर बैठता है, मतलब बड़ा घनिष्ठ संबंध थे इनके, पारिवारिक संबंध भी थे। जो कलिंग के शासक थे जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया, उसको पूर्वी गंग वंश कहते हैं। राजवंश का नाम क्या है? गंग, गंगा। पूर्वी गंग, पश्चिमी गंग उधर कर्नाटक के क्षेत्र में थे। ठीक है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ एक और विशेष बात है कि यहाँ पर मूर्ति कला का बहुत ही व्यापक प्रयोग मिलता है। यह अपनी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। वह परंपरा जिसकी शुरुआत दशावतार मंदिर से होती है, उसकी परिणति या कह सकते हैं कि उसका चरमोत्कर्ष सूर्य मंदिर में दिखाई देता है। हालांकि सूर्य मंदिर में कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनमें नृत्य कला तथा काम कला के दृश्य बड़े पैमाने पर दिखाए गए हैं। ललित मुद्रा भी ये कहते हैं। इन मुद्राओं में एक प्रसिद्ध मुद्रा है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा में अक्सर कृष्ण भगवान को दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण की जो छवि या कृष्ण के बारे में जो विमर्श हमारे समाज में उपलब्ध है, उसको विकसित करने में देश के पूर्वी क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। चैतन्य बंगाल के ही थे, तो कृष्ण को जो लोकप्रियता उस क्षेत्र में मिली, ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे कुछ विशिष्ट बात जरूर है कृष्ण भक्ति में। ठीक है ना। त्रिभंग मुद्रा भी वहीं से लिया गया है। और यहाँ पर मूर्तियों में जो मुद्राएं दिखाई गई हैं, उन मुद्राओं को इतने बड़े पैमाने पर वहाँ के ओडिसी नृत्य में शामिल किया गया है कि कभी कभी ओडिसी नृत्य को चलती फिरती मूर्ति कला भी कहते हैं। यह तथ्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किस नृत्य को चलती फिरती मूर्ति कला कहते हैं, तो ओडिसी नृत्य को कहते हैं। और इस सब में सबसे प्रसिद्ध मुद्रा क्या है? मुद्राएं, भाव भंगिमाएं नृत्य का भाग होती हैं, तो वह त्रिभंग मुद्रा है। यहाँ पर नायक नायिकाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ अप्सराओं, गंधर्वों, यानी कि जो उसको सेलेसियल बींग्स कहते हैं, नाग नागीज, नाग नागिन भी दिखाया गया है। जल परी सुना होगा आपने, कुछ इस तरह से, कुछ मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिथिकल क्रिएचर्स, मिथकीय जीव। तो सांसारिक जीव तो हैं ही वहाँ पे, मनुष्य भी हैं, लेकिन मिथकीय जीवों का भी प्रयोग किया गया है। और इसके लिए हल्के गुलाबी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हल्का गुलाबी रंग कैसा होता है? मेरी तरफ मत देखो। हाँ,
हल्का गुलाबी रंग, चाहे जैसा भी हो, उस तरह के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है ये? कामुक प्रवृत्ति की इन मूर्तियों की व्याख्या कैसे की जाए? यह अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े बड़े विवाद हुए हैं भारतीय इतिहास लेखन में। एक तो सहज स्थिति पहले यह मानी गई कि मध्यकाल पतन का समय था, और भारतीय समाज में जो पतन हो रहा था, खास तौर से शासक वर्ग में, जो विलासी होते चले जा रहे थे, कामुक होते चले जा रहे थे, तो उसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ पर होती है, यानी कि नैतिक पतन के परिचायक है। लेकिन यह दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कि नैतिकता समय के साथ बदलती रहती है। आप किसे नैतिक कहें, किसे अनैतिक कहें। एक ही आचरण एक समय में नैतिक हो सकता है, दूसरे समय में अनैतिक हो सकता है। तो नैतिकता के प्रश्न से हम लोग नहीं उलझेंगे, यह बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जो आज नैतिक है कल नहीं रहेगा। अभी क्लास में कुछ आचरण ऐसे हैं जो बाहर नैतिक हो सकते हैं, क्लास में अनैतिक हो सकते हैं। तो एक ही मनुष्य अगर अलग अलग परिस्थितियों में चला जाए तो नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं कि नहीं? अभी इस क्लास में इस कैमरे के सामने जो मेरी नैतिकता है, क्या आपको लगता है कि मेट्रो की गेट नंबर 2 पे भी रहेगी? हो सकता है वहाँ भी मार्कर लिए घूम रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए। नहीं? यहाँ अगर आप मुझसे कुछ उदंडता करते हैं, मुझसे कुछ अशिष्टता करते हैं, तो मेरी नैतिकता यहाँ की परिस्थिति के अनुसार क्या होगी? कि मैं वात्सल्य का परिचय दूँ, मैं प्रेम का परिचय दूँ। अगर आप मुझे गाली भी दे दें तो मुझे क्या रहना है? मौन रहना है, अपना टेम्पर नहीं खोना है, और आपको यह मानना है कि आप बालक हो और बालक गलती करते हैं। लेकिन यही काम आप जरा मेट्रो के गेट नंबर 2 पे दिखाइए करके, वहाँ मुझसे कोई उदंडता कीजिए, कोई अभद्रता कीजिए, वहाँ फिर मैं बताऊंगा आपको कि गालियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बदल गए नैतिकता के तो मानदंड बदल गए, क्या कर सकते हैं आप? यहीं पे काट के क्लिप चला देंगे। क्लिप तो कोई कहीं से भी काट के चला सकता है। क्लिप के डर से जीवन जीना छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये है कि जो करना हो कर लो, जैसे क्लिप चलाना हो चला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोह माया से क्योंकि कितना डरेंगे तो क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना। ठीक है, जितना डरेंगे उतना डराए जाएंगे। तो क्या मैंने कोई अशिष्ट भाषा का तो प्रयोग आपके लिए किया नहीं? चला लो क्लिप। मैं तो कह रहा हूं कि नैतिकता के मानदंड बदलते रहते हैं। इस बात से असहमति है आपकी? असहमति नहीं है ना? तो यहां मैं टीचर हूं, यहां आप विद्यार्थी हैं, लेकिन इस क्लास के बाहर सामान्य नागरिक हैं हम दोनों। ठीक है, भारत के समान नागरिक हैं। जो आपके अधिकार हैं वो मेरे अधिकार हैं। जिस संस्कृति से आपका परिचय है उस संस्कृति से। ये तो आपका बड़प्पन है ना कि कक्षा से बाहर भी आप हमें क्या मानते रहते हैं? हाँ, गुरु मानते रहते हैं। ये संबंध जो यहाँ स्थापित होता है बाहर भी चलता रहता है, ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, इसमें हमारा भी थोड़ा बड़प्पन है। ये क्लास के बाहर जब भी आप मिलते हैं और हम लोग कुछ मतलब विद्यार्थी, आज का तो समय ऐसा आ गया कि विद्यार्थी कम डरते हैं, टीचर ज़्यादा डरते हैं। तो हम लोग भी अपने आचरण पर ध्यान रखते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा विद्यार्थियों का समूह है, तो इसमें हम लोग भी थोड़ा संभल संभल के चलते हैं। तो मध्यकाल में नैतिकता कैसी थी, इसके बारे में आधुनिक युग में निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये तो एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर इन मूर्तियों को देखें और नैतिकता के प्रश्न से परे जाके देखें और इन्हें कलात्मक अभिव्यक्तियों के रूप में देखें, भावनाओं की अभिव्यक्ति जितनी सटीकता के साथ की गई है, मुद्राओं की अभिव्यक्ति जितनी सटीकता के साथ की गई है, अगर इसका सिर्फ कलात्मक पक्ष देखा जाए तो यह पतन का युग नहीं लग रहा, यह तो आदर्श युग लग रहा है। तो फिर मंदिर परिसर में जो पवित्र थे वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ क्यों थी? तो एक व्याख्या यह भी कहती है कि भारतीय संस्कृति में, जिसको हम लोग सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता और भौतिकता, इन दोनों का बहुत ही सुंदर मिश्रण है, जो कि पश्चिमी संस्कृति में नहीं। हमारे यहाँ बात हो रही थी ना कि कामसूत्र के लेखक भी कौन थे? एक ऋषि थे। ठीक है, महर्षि थे, और उनका भी हम लोग उसी तरह से सम्मान करते हैं जैसा कि। तो इस चीज़ को लेकर हमारी नैतिकता आधुनिक युग में थोड़ी सी प्रभावित हो गई। तो वह संतुलन भी दिख सकता है उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको इसलिए दिखाया गया है कि पता चले कि
संसार और अध्यात्म में अंतर क्या है, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए दिखाया गया है कि मंदिर गर्भगृह में नहीं है, गर्भगृह से बाहर है। तो यानी कि ईश्वर यानी कि गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी बाधाओं से पार जाना पड़ेगा। उसके बाहर की दुनिया अपवित्र है, अंदर पवित्र है, लेकिन कहीं कहीं तो अंदर भी मिल जाती हैं ऐसी मूर्तियाँ। तो अलग अलग व्याख्याएं हैं, स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। एक सामान्य सी चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, अगर नैतिक पतन की बात कहें तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात समझ गए, इनको नैतिकता के पतन के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जा सकता। बस इतना ही समझ लीजिए। इसी तरह की प्रवृत्ति आपको खजुराहो में भी देखने को मिलेगी। खजुराहो के साथ भी यही व्याख्या है। तो एक तो कलिंग का क्षेत्र था और 3 ये, उसके बाद से मध्य भारत का क्षेत्र, मध्य भारत का ये जो एरिया है जिसको हम लोग बुंदेलखंड बघेलखंड कहते हैं, अगर उस क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिए एक और वर्ड यूज होता है साहित्य में, जेजाक भुक्ति। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थल है खजुराहो। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन प्रसिद्ध मंदिरों में वहाँ का कांद्रिया महादेव का मंदिर है, और वहाँ पर भी साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में मूर्ति कला का प्रयोग किया गया है, तथा वहाँ की मूर्तियों में भी काम कला तथा नृत्य कला के दृश्य दिखाए गए हैं। क्लियर है? उसके बाद से राजस्थान के क्षेत्र में, इधर पश्चिमी भारत की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और यहाँ के जो मंदिर हैं, एक जगह है दिलवाड़ा कहते हैं उसको अंग्रेजी में, दिलवाड़ा लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं दिल, ऐसे, ये सही लिख दिया मैंने, दिलवाड़ा, दे है ना, ये सही था, जो भी हो, हाँ चलिए, दिलवाड़ा ये माउंट आबू के पास है। और यहाँ जैन मंदिर मिलेंगे आपको। इसका मतलब है कि नागर शैली का संबंध सिर्फ हिंदू मंदिरों से नहीं है, बल्कि जैन मंदिरों से भी है। यह स्पष्ट है? फिर शैलियाँ लगभग एक जैसी हैं, जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों की शैलियाँ एक जैसी हैं। स्थापत्य कला में जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो मंदिर बने, उन मंदिरों को बनाने में शासक वर्ग के साथ साथ व्यापारी वर्ग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ 2 भाइयों का उल्लेख मिलता है, एक का नाम वस्तुपाल, दूसरे का नाम तेजपाल। ये दोनों वहाँ मंत्री भी थे। इन लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया, जिनके बारे में एक विशेष बात यह है कि इनको बनाने में श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। फिर राजस्थान में ही एक और जगह है, उसको जान लीजिए कि अभी केंद्र है, जोधपुर के पास है शायद, यह ओसियां। ओसियां का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? राजस्थान का कोई है यहाँ पे? इतनी बड़ी क्लास में राजस्थान का कोई नहीं है। ये भी हिंदी माध्यम की क्लास है, इस बार हिंदी माध्यम का टॉपर भी राजस्थान से ही है, उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद आइए बाकी पक्षों की बात करें। ये तो कुछ मंदिरों का उल्लेख हो गया। बाकी पक्षों में क्या है कि सबसे पहली चीज़ की भवन निर्माण सामग्री किस तरह की प्रयोग की गई है, तो लगभग सभी चीज़ों का प्रयोग किया। आरंभिक मंदिर किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं। मार्बल का प्रयोग हुआ ही है, धातु में लोहे का प्रयोग एक जगह पे दिखाई देता ही है। लकड़ी का प्रयोग विशेष तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया है। अगर आप शिवालिक क्षेत्र या हिमालय के तराई क्षेत्रों में चले जाएं, जहाँ पे लकड़ी की उपलब्धता है, तो वहाँ पे लकड़ी का काफ़ी प्रयोग देखने को मिलेगा। तो ओसियां एक स्थल का नाम है, हाँ, राजस्थान में है, जहाँ पर नागर शैली के मंदिर मिलते हैं।
तो भवन निर्माण सामग्री विविध है, लेकिन जो आरंभिक मंदिर बनने शुरू हुए थे वो पत्थर के ही थे, बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्रों में। फिर बाद में ईंटों का प्रयोग भी होने लगा, फिर बाद में लकड़ी का, मतलब हर तरह के निर्माण के लिए जो साधन प्रयोग किए गए हैं जुड़ाई के लिए, उसमें ऐसा लगता है कि जो प्रस्तर संरचनाएं हैं उनमें भार संतुलन और खांचे की पद्धति का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है, और प्रायः कोई बाइंडिंग मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के भी और वेसर शैली के भी मंदिर अपने ट्रेबिएट मेथड के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर अपने स्तंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भारतीय मंदिरों में आर्कवेट पद्धति सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती, मेहराब पद्धति नहीं मिलती, लिंटल एवं शहतिर पद्धति ही देखने को मिलती है। उसके बाद से योजना की बात अगर हम लोग करें तो नागर शैली की योजना के कुछ तत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब मेरे अंदर का कलाकार कुनाचे मारने जा रहा है फिर से। कल बनाया था मैंने स्तूप, देखा होगा आपने, तो आप भी मेरे साथ भागीदारी करेंगे कि हम लोग देख चुके हैं कि सांची में एक बहुत ही सरल और साधारण संरचना है, जिसमें कि एक कक्ष है और उसके सामने एक पोर्टिको बना हुआ है। ये जो है इसका स्वरूप वर्गाकार होता है, इसको कहते हैं गर्भगृह। तो नागर मंदिरों की एक विशेषता क्या है? वर्गाकार। यहीं से शुरू करते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह के लिए देवुल शब्द का या देवालय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसी में प्रमुख प्रतिमा स्थापित की जाती है। अभी हम लोग वर्टिकल देखते हैं, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल देख लेंगे, ठीक है। पहले आरंभ में गर्भगृह की छत जो थी वो सपाट थी, फ्लैट रूफ्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन बाद में इसके ऊपर एक अधिसंरचना बनाई जाने लगी, वो कुछ इस तरह की बनी। इसका स्वरूप महत्वपूर्ण है, यानी कि दूसरा हो जाएगा कि गर्भगृहों के ऊपर एक वक्र रेखीय, वक्र रेखीय की अंग्रेजी होती है कर्विलीनियर अधिसंरचना, वक्र रेखीय अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर, और इसी को कहा गया शिखर। तो शिखर कहाँ पाए जाते हैं? गर्भगृहों के ऊपर। उनका स्वरूप क्या है? वक्र रेखीय है, ठीक है ना। एक रेखा है जो ऊपर जाकर वक्र का रूप लेती चली जा रही है, और यही कारण है कि इनका जो अंतिम सिरा होता है, ऊपरी सिरा, वो गोलाकार हो जाता है। गोलाकार सिरा, ऊपरी सिरा गोलाकार है, यह भी एक फीचर है। कर्विलिनियर शिखराज विथ राउंडेड टॉप्स, इस तरह से अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। अब इन शिखरों के ऊपर यहां पर कहीं एक कमल के उल्टे फूल की भांति संरचना मिलती है, जिसको कहते हैं अमलक। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, अमलक। इन्वर्टेड लोटस, जैसे ये है लोटस, ये है इन्वर्टेड लोटस। तो कमल के फूल, उल्टे कमल के फूल की जैसी संरचना, और उस संरचना को कहेंगे अमलक। अब प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, समझ में आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध स्तूप कला से है या मंदिर कला से नहीं है? ऑप्शंस आपके ऐसे होंगे: ए गर्भगृह, बी शिखर, सी अमलक, और डी हर्मिका। तो इसमें से किसका संबंध मंदिर स्थापत्य कला से नहीं है? हर्मिका का संबंध मंदिर स्थापत्य कला से नहीं है। तो फिर इसका संबंध किससे है? इसका संबंध स्तूप कला से है। अब इस अमलक के ऊपर कलश,
कलशों की स्थापना की जाती है। अमलक के ऊपर कलश, यानी कि मंदिर का जो अंतिम सिरा है वह कलश है। कहीं कहीं पर सहायक शिखर भी बनाए जाते हैं। सहायक शिखर का मतलब है शिखरों से निकले शिखर, और इन सहायक शिखरों के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है उरुश्रृंग। खजुराहो के मंदिर अपने उरुश्रृंगों के लिए विख्यात हैं। उरुश्रृंग कहीं भी देखे जा सकते हैं, लेकिन खजुराहो के मंदिर इसके लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उसके बाद से जो छठी संरचना है, अब वर्टिकल देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। वर्टिकल तो देख चुके। यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ, ठीक वैसे ही जैसे कि स्तूपों में, यानी कि कर्मकांडों में समानता थी। आज भी जिसके प्रति आदर प्रेम समर्पण दिखाना होता है उसके आसपास हम परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते। मैं भगवान की और मंदिरों की बात कर रहा हूँ, तुच्छ प्राणियों की बात नहीं कर रहा। हालांकि कभी कभी हम लोग परिक्रमा वहां भी कर लेते हैं। तो ये आदर दिखाने का, प्रेम दिखाने का एक तरीका है। बौद्ध धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी, मंदिरों में भी और स्तूपों में भी प्रदक्षिणा का कंसेप्ट डेवलप हुआ। सामान्य तौर पे आपने सुना होगा, गणेश जी का नाम सुना होगा आपने। गणेश जी ने भी इसका सहारा लिया था। गणेश जी के एक भाई है ना, क्या नाम है उनका, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय। तो माता पिता ने परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन प्रेम ज़्यादा करता है या बुद्धिमान कौन है। तो क्या हुआ था, टास्क दिया गया, एक कॉमन टास्क दिया गया। और कॉमन टास्क क्या था कि संसार की परिक्रमा करके जो जल्दी अब पहुंच जाए। तो कार्तिकेय बेचारे सीधे साधे, तो वो चले गए परिक्रमा करने, माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन। गणेश जी ने क्या किया, माता पिता की ही परिक्रमा कर डाली। आके सामने खड़े हो गए, बोले कि तुम गए नहीं। तो बोले कि मैं आ गया, कि मेरा तो काम हो गया, मेरी तो दुनिया आप ही हो। और फिर शायद कोई विशेष आशीर्वाद भी मिला था उन्हें, नहीं घूमने दो उसे, पूजा तो तुम्हारी ही होगी, कुछ ऐसा है ना। मतलब सुनते आए हैं, पूजा किसकी होगी, तुम्हारी ही होगी, प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। हाँ, तो प्रदक्षिणा पथ। उसके बाद से एक चीज और हम लोगों ने नोट कर लिया था पहले भी, वो क्या है, पंचायतन। यह भी तो विशिष्टता है ना इन मंदिरों की। जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन जो भी विशेष बड़े मंदिर हैं उनमें पंचायतन शैली आपको देखने को मिल सकती है। और पंचायतन शैली क्या है, एक ही मंदिर में 5 देवताओं को क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध तरीके से स्थापित करना। उसके बाद ये जो स्थल है यह कहलाया मंडप, यह 8वां है। ये क्या है, मंडप। 6 और 7 की जगह मैंने नहीं बनाई है इसमें, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। मंडप, मंडप वैसे भी सामान्य शब्द है किसी भी तरह के हॉल के लिए। तो शादी ब्याह में भी तो मंडप बन जाते हैं। तो स्थिति यह है कि देवता इसमें रहेंगे और मंडप ये है, यहाँ पर डिवोटी, और यहाँ पे कुछ कर्मकांड। लेकिन धीरे धीरे कर्मकांड जटिल होते चले गए, तो और जगह की जरूरत पड़ी। तो इसके सामने एक और मंडप बना दिया गया, उसको कहते हैं अर्धमंडप। मंडप, मंडपों के बाहर अर्धमंडप। अब आप अर्धमंडप में पहले जाएंगे, फिर यहाँ से एंट्री करेंगे तो मंडप में जाएंगे, ठीक है, और फिर गर्भगृह में पहुंचेंगे। फिर क्या किया गया कि शिखरों का अनुकरण करते हुए यहाँ पर भी एक अधिसंरचना जोड़ दी गई। उसके लिए कोई विशेष शब्द तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप चाहें तो शिखर शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और अधिक श्रद्धा उमड़ी तो कहीं कहीं यहाँ पे भी जोड़ दी गई।
क्या नागर शैली का मंदिर अगर आपने देख रखा है तो उसकी आभा, उसकी छवि इस बोर्ड पर उभर रही है? उभर रही है। द्वारका में है ऐसा? हर जगह ऐसा ही है नागर शैली के जो भी। नहीं देखो, गांव में भाई अगर कोई गांव के लोग अगर मंदिर बनवा रहे हैं गरीबी में चंदा इकट्ठा करके, तो वो तो गर्भगृह ही बनवा लें तो बहुत है। बात समझ गए ना? तो जैसी श्रद्धा होती है वैसी, जैसे कहते हैं ना कि यथा शक्ति तथा भक्ति। लेकिन जो ऐसे मंदिर बने हैं जिनका निर्माण सेठों, साहूकारों, शासकों ने कराया, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया काफी, तो वैसे मंदिर तो प्रायः ऐसे ही होंगे, अर्धमंडप, मंडप। ठीक है ना? अब मेरे गांव में काली मंदिर है, उसके ऊपर शिखर नहीं है, तो क्या मतलब? इससे स्थापत्य शैली विकसित हो जाती है? वो गरीबी है। स्थापत्य शैली नहीं है। ठीक है ना? भक्तों के पास पैसा होता तो और बनवा देते उसमें। अरे लोगों ने मंदिरों में जड़वाए हैं ना सोने चांदी। हाँ। तो हाँ, होता है ऐसा। तो समझ गए ये? अब इसके बाद कलिंग क्षेत्र के मंदिरों में कुछ अतिरिक्त विशिष्टताएं हैं। माना जाता है कि कलिंग क्षेत्र के मंदिर नागर शैली के सबसे विकसित मंदिर हैं। तो वो अतिरिक्त विशिष्टताएं क्या हैं, मैं दिखा दूं आपको, यहीं से दिखा देता हूं। अतिरिक्त विशिष्टताएं कुछ इस तरह की हैं। किस शैली की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? अभी भी नागर शैली में ही हैं। अभी भी नागर शैली में ही है, लेकिन कलिंग क्षेत्र की कुछ विशिष्टताएं हैं। मतलब वहां पर कुछ एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ के जो मंदिर माने जाते हैं वो सबसे अधिक, सबसे विकसित माने जाते हैं नागर शैली के मंदिर। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको एक मिलेगा सभा भवन। काम के लायक जगह बना ली मैंने अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तो वहाँ पर जगमोहन का नाम सुना होगा आपने। जगमोहन कलिंग क्षेत्र के मंदिरों में मिलता है, और ये क्या है? सभा भवन है। गर्भगृह के तुरंत बाद जैसे मंडप होते हैं ना, आपको मिलेगा जगमोहन। फिर नट मंडप, यह भी वहीं की विशिष्टता है। नृत्य को हमारी संस्कृति में सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं माना गया है, बल्कि उसको एक पूजा पद्धति के तौर पर भी स्वीकार किया गया है। तो मंदिरों में अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि बड़े मंदिरों में नृत्य समारोह, या फिर मंदिरों में देवदासियां होती थी, उनका काम नृत्य करना होता था। नट मंडप। फिर और एक फीचर है इस क्षेत्र में, उसको कहते हैं भोग मंडप। और एक और फीचर है, उसको कहेंगे अंतराल। भोग मंडप क्या है? डाइनिंग हॉल है। नट मंडप क्या है? डांसिंग हॉल है। अंतराल क्या है? बहुत तो मैं भी उसको नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जितना समझा हूँ उतना मैं आपको समझा देता हूँ। कि अगर हॉरिजेंटल जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें लगातार भवनों को जोड़ते चले जाएं अगर आप, तो एक ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे जब आप एक सुरंग बना चुके। ऐसा होगा ना? उसमें हवा, उसमें रोशनी, इस तरह की चीज़ें ठीक से नहीं पहुंच पाएंगी। तो कुछ इस तरह से किया गया, जैसे ये आपने बनाया, इसके बाद एक वेस्टिब्यूल कनेक्ट करेगा, ये फिर वेस्टिब्यूल, आपने उसकी निरंतरता को तोड़ दिया। ठीक है ना? फिर इस तरह से तब आप प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है? और फिर इसके ऊपर जो जो आपको करना हो वैसे बना लीजिए। कुछ लग रहा है कलिंग जैसा मंदिर?
कलिंग क्षेत्र का मंदिर, कुछ इस तरह से। इसमें शायद इसमें से जो पहला होता है उसी को अंतराल कहते हैं, बाकी तो प्रवृत्ति उसी तरह से होती है। तो एक अंतराल, जगमोहन, नटमंडप और भोग मंडप, ये चीजें आपको कलिंग क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है नागर शैली के मंदिरों के बारे में। नागर शैली के बाद हम लोग बात करेंगे द्रविड़ शैली की। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, संकल्पना में, भवन निर्माण सामग्री में, निर्माण की तकनीक में, जुड़ाई के साधन में ठीक वैसे ही हैं जैसे कि नागर शैली के मंदिर, कोई अंतर नहीं है। तो अगर हमें अंतर देखना है तो कहाँ देखना होगा? उनकी योजना में अंतर देखना होगा। और हम लोग देख चुके हैं कि मंदिरों में बड़े पैमाने पर मूर्तिकला का प्रयोग साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में हुआ। ये कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में भी कॉमन है, साउथ में भी वो कॉमन है। ठीक है, तो अब इस योजना में कुछ चीज़ें हैं द्रविड़ शैली की योजना में, कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो मंदिर परिसर का कंसेप्ट है। यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स पूरा छोटे शहरों की तरह जो बड़े मंदिर हैं, क्योंकि दक्षिण में मंदिर की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका कहीं अधिक थी, इसलिए वहाँ मंदिर परिसर एक छोटे नगर का रूप ले लेता है। ठीक है, दूसरी विशिष्टता जो है, जो नागर शैली से उन्हें अलग करती हैं, वह है कि उनका एक तरह से दुर्गीकरण किया गया है या ऊंचे प्राचीर से घेरा गया है। उत्तर के मंदिरों की इस तरह से किलेबंदी या दुर्गीकरण करने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन दक्षिण में यह प्रवृत्ति है। क्या कारण था हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं असुरक्षा की भावना, लेकिन उस तरह की असुरक्षा की भावना उत्तर में ज़्यादा थी, क्योंकि आक्रमणकारी उत्तर से ज़्यादा आते थे। लेकिन उत्तर के मंदिरों का फिर भी दुर्गीकरण नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिण के मंदिरों को आप ऊंचे परकोटों से या प्राचीरों से घिरा हुआ पाएंगे। अब आपने प्राचीर बना दी तो अंदर भी तो जाना होगा, तो उसके लिए भव्य प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए, और इन्हीं प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहते हैं। कालांतर में गोपुरम मंदिर परिसर का सबसे आकर्षक भाग बना। दक्षिण के शहरों में, जो शहर के बाहर से कई बार जो जो गगन रेखा को प्रभावित करने वाली जो गगनचुंबी इमारतें दिखती हैं, जो मंदिर जैसे लगते हैं, वह प्रायः प्रवेश द्वार होते हैं। वास्तविक मंदिर कहीं और होता है। सबसे अधिक या सबसे ऊंचे या सबसे विशाल गोपुरमों का निर्माण मदुरई के पांड्य शासकों ने किया। यह भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। भव्य प्रवेश द्वार गोपुरम। अब आते हैं ना, यहाँ पे चले आते हैं। ये है वह परिसर, ये है उसकी दीवार, और ये है उसका विशालतम प्रवेश द्वार। अब अगर परिसर में हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे और भी भवन हो सकते हैं, लेकिन जो मंदिर है, वो जो भवन है, उसमें एक चीज़ उत्तर से अलग दिखेगी। उत्तर में क्या था? वर्गाकार गर्भगृह था। यहाँ पर जो गर्भगृह मिलेगा वो आयताकार मिलेगा। गर्भगृह यहाँ पर भी है, गर्भगृह यहाँ पर भी है, आयताकार गर्भगृह। इस आयताकार गर्भगृह के ऊपर अधिसंरचना दिखेगी, जैसा कि उत्तर में है। उत्तर में इसको शिखर कहा गया, कालांतर में दक्षिण में भी उसको शिखर कहा जाने लगा, लेकिन उसके लिए शब्द अलग है और उसकी संरचना भी अलग है। उसको आप कह सकते हैं पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा अधिसंरचना। गर्भगृहों के ऊपर, और इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है विमान। कभी कभी पूरे मंदिर के लिए भी विमान शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन विमान आप कह सकते हैं कि उत्तर में जिस चीज़ को शिखर कहा जाता है उसी चीज़ को दक्षिण में विमान कहते हैं। बस उनका अपीयरेंस थोड़ा अलग अलग है। शिखर कर्वी लीनियर है, विमानों को प्रायः पिरामिड नुमा पाते हैं। तो कैसे? यहाँ पर बताऊं मैं आपको बना के। सपोज कुछ ज़्यादा ही आयताकार हो गया ये,
यह है आयताकार गर्भगृह, और इसके ऊपर पिरामिड नुमा संरचना, यानी कि ऊपर की जो मंजिलें हैं वो क्रमशः छोटी होती चली जाएंगी, ऐसा ही होगा ना। तो कुछ ऐसे। क्या दक्षिण भारतीय मंदिरों की या उनके गोपुरमों की छवि उभर रही है आपके मन में? उभर रही है ऐसी छवि? तो समझ में आ गया होगा, पिरामिड नुमा। इसके ऊपर टॉप पे एक ढोलाकार संरचना होती है। ढोलक देखा है आपने? तो ढोलाकार संरचना होती है, जैसे कलश होता है ना, यहाँ पे कलश नहीं होंगे, यहाँ पर एक ढोलाकार संरचना होगी, और उस ढोलाकार संरचना के लिए जो मुझे शब्द याद आ रहा है वो है स्तूपिका। स्तूपिका। तो स्तूपिका आपको कहाँ दिखेगी? टॉप के ऊपर, स्तूपिका। नहीं नहीं, जैसे ये तो हो गया ना, तो अब ऐसे यहाँ खाली थोड़े छोड़ देंगे, तो एक ढोलाकार संरचना बना देते हैं। हाँ, एक संरचना, तो वो पूरा ऊपर का जो शेप होता है वो ढोलाकार है। हम्म। अपनी जैसी श्रद्धा वैसे बना लो। अगर ऐसा होता तो फिर भव्य तो नहीं होता ना। कुछ लोग छोटे बनाए शिखर, कुछ लोग बड़े बनाए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मंजिल मतलब जो तल हैं उनकी संख्या निश्चित है, इतना भी नहीं है। वो तल श्रद्धा के अनुसार आपको जितनी ऊंचाई ले जानी है उसके हिसाब से उसको बना लें। इनका पूछना ये है कि क्या ये जो आपने बनाया है 1 2 3 4 ये निश्चित संख्या में है? तो मेरी जानकारी के हिसाब से निश्चित संख्या में नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा और आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, और आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों के पास श्रद्धा भी है, क्षमता भी है, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं होती। आपसे बड़े योग्य लोग जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके बहुत छोटे छोटे कामों में लग गए हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास। बिल्कुल। प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा भी तो कोई चीज होती है, कि अगर पड़ोसी शासक ने 50 फीट ऊंचा बनवाया है, तो अब उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो हमारा मंदिर होगा वो होगा 60 फीट। ठीक है। अब अगर हमने 60 फीट बनवा दिया तो उसने एक दूसरी योजना बना ली 70 फीट वाली। तो चलता रहेगा ये, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता तो चलती ही रहती है। आप में भी तो चलती है। पढ़ते वक्त आप लोग नहीं बनाते? किताबों के टीले बनाते हैं कि नहीं? ऐसे एक एक दूसरे के ऊपर। तो किसी के रूम में गए तो पता चला कि वहाँ पे 20 किताबें सजाई गई। कुछ लोगों को किताबें लाने सजाने का बड़ा शौक होता है। अब ये लास्ट टाइम रिवीजन की बात है तो थोड़ा सा प्रवचन का मूड कभी कभी आ जाता है। मेरे एक सीनियर थे, तो वो क्या करते थे कि अपनी सारी किताबें अलमारी से निकालकर अंतिम दिनों में तैयारी के खटिया पे रख दी, अपने बेड के ऊपर रख दिया, और खुद नीचे सोते थे। अलमारी में किताब नहीं, बेड के ऊपर किताब। अभी गुजरात में वो आईएएस हैं, तो उनसे हम लोग पूछते थे कि भाई ये क्यों करते थे। वो बिस्कुट वगैरह रखते थे, रात में उनके कमरे में घूमने चले जाते थे हम लोग। तो बाद में मतलब उन्होंने बताया कि इससे ना नज़र पड़ती रहती है सबके ऊपर, कि कौन सा, कि कब पढ़ा था, कब देखा था, और सारे विषय हमारी चेतना में बने रहते, रिकॉल होता। आपने किताबों को अलमारी में सजा के रख दिया, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी किताब लेकर आए थे पढ़ने के लिए, इसको ला के रख तो दिया, फिर उस पर निगाह पड़ी ही नहीं और वो किताब रखी की रखी रह गई, और अचानक जब आप सेंटर की तरफ जा रहे थे तब याद आया, अरे वाह वो तो छूट गया, वो तो पढ़ा ही नहीं, उसे पढ़ लिए रहते तो हमारी तैयारी आज कितनी अच्छी होती। तो उसके पढ़ने का कोई लाभ होता कि नहीं होता, लेकिन उसके न पढ़ने का नुकसान आप जरूर उठा लेंगे उन 3 घंटों में। वो आपके आत्मविश्वास को बुरी तरह से प्रभावित कर देगा, कि लाए तो थे, कितनी अच्छी चीज थी। तो एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ते समय आप निराशा और पश्चाताप दोनों की भावना से भर जाएंगे। अब का पूरा समय तैयारी का, रिवीजन का तो है ही, मनोवैज्ञानिक प्रबंधन का भी समय है, इमोशनल मैनेजमेंट का समय है। ये बात समझ गए ना? तैयारी को बचाने का समय है, और उसको संवर्धित करने का
समय है। तैयारी करने का समय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जो 2 साल में तैयारी नहीं कर पाया होगा, उसकी आचरण, उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो इन 2 महीनों में तो नहीं कर पाएगा, या 1 महीने में तो नहीं कर पाएगा। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम आपके कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है ना, कि रात भर पढ़ कर जाके एग्ज़ाम दे दिए तो पास कर गए। कि इस वाले से यूनिट इतना कर लो, इस वाले से यूनिट इतना कर लो, इस वाले से यूनिट इतना कर लो, और उसने आ ही जाते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको सालों भर पढ़ना होता है। ये यूनिट वाइज उस तरह से एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें अगर मान भी लीजिए कि पहले यूनिट से पूछ देंगे प्रश्न, तो उस यूनिट के उस प्रश्न को बाकी यूनिट के साथ इस तरह से जोड़ देंगे कि अगर बाकी यूनिट तैयार ना हो और पूरे विषय की संकल्पना आपके पास ना हो, तो फिर उत्तर लिखना तो दूर की बात है, प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा आपको। यही तो कला है इस परीक्षा की, यही विशिष्टता है। इसलिए जो लोग जितना स्मार्ट बनते हैं ना, इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। हर किताब की एक अपनी योजना होती है, हर विषय की अपनी एक समझ होती है। आज जितना ऊर्जा आप लगाते हैं, इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, उससे आधे समय में मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप छोड़ रहे होते हैं उसको पढ़ लेंगे। आपको नहीं पता आपका कितना समय नष्ट होता है। आप बैठ के पढ़ तो सकते हैं, लेकिन दिमाग में सोच रहे हैं कि कोई पुरोहित मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, मैंने की फैकल्टी जो ये बता दे कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो पढ़े होते तो सुबह से शाम तक को खत्म हो जाता, लेकिन मार्गदर्शन की तलाश में 1 हफ्ते से आप घूम रहे हैं कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कन्फ्यूजन अलग से होगा। तो ये जितना आप कर चुके हैं। अब अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब समय बचा नहीं है। जो गलतियां हो चुकी हैं, उसको सोचिए भी मत। अब है थोड़ा एटीट्यूड में रहने का समय। एटीट्यूड में रहने का समय समझते हैं ना? हाँ। तो तभी कुछ होगा। तो स्तूप क्या कहते हैं। उसके बाद से क्या है, छठा, यहाँ पर भी गर्भगृह है, यहाँ पर भी परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ आपको यहाँ पर भी मिलेगा, परिक्रमा पथ। यहाँ पर भी आपको मंडप मिलेंगे, बहुत सारे मंडप मिलेंगे। मंडप तो एक सामान्य हॉल का नाम है। इन्हीं मंडपों में से 2 नए मंडप विजयनगर के शासकों ने जोड़ दिए थे। आप याद कीजिए कि कल्याण मंडप की बात हुई थी और अम्मा श्राइन, अम्मा मंडप की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर उसके बाद से, चूंकि प्रायः दक्षिण भारतीय मंदिर शिव मंदिर है और शिव की सवारी नंदी, तो नंदी कक्ष आपको मिल जाएगा लगभग हर जगह। नंदी पैविलियन कहते हैं। उसी एक्सिस पर, उसी अक्ष पर जहाँ देवता हैं, उसी अक्ष पर सबसे बाहर की तरफ आपको नंदी बैल, या तो स्वतंत्र रूप से भी, या नहीं तो ये कक्ष के अंदर, इस तरह की प्रवृत्ति आपको वहाँ के मंदिरों में दिखाई देगी। फिर जलाशय भी आपको मिलेंगे मंदिरों में, जैसे गुरुद्वारों में होता है ना तालाब, तो उस तरह से उत्तर के मंदिरों में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन वहाँ पर प्रायः देखे जाते हैं कि वहाँ के मंदिरों में मंदिर परिसर के भाग के तौर पे आपको जलाशय देखने को मिलेंगे। साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्वों के रूप में मूर्तिकला के साथ साथ चित्रकारी का भी व्यापक प्रयोग दिखाई देता है। दक्षिण में चित्रकारी की भी प्रधानता है, उत्तर में चित्रकारी का वह स्तर नहीं है, विशेष तौर से मंदिर निर्माण और मंदिर स्थापत्य में। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का नाम सुना होगा आपने। वहाँ पर चित्रकारी के आरंभिक साक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई उनकी योजना। अब कांचीपुरम से मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इनकी उत्पत्ति के बारे में भी बता देना चाहिए आपको। तो 2 स्थल थे, याद कीजिए हम लोगों ने दोनों स्थलों की बात की थी कि इस शैली का, जिसको हम नागर शैली, द्रविड़ शैली कहते हैं, उदय शुरू होता है पल्लवों के शासनकाल में। पल्लव काल में उदय होता है और पराकाष्ठा दिखाई देती है चोल काल में। पल्लव काल के जो मंदिर हैं, पहले हमने योजना की बात कर ली, चुकी नागर की तुरंत की थी हम लोगों ने, तो लगे हाथ वो भी हो गया। पल्लव काल में 2 बड़े ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक का नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को कहते हैं मामल्लपुरम भी, और दूसरे का नाम है कांचीपुरम। ये 2 स्थल। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। मामल्लपुरम में
ये वो नगर है जिसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने एक बंदरगाह नगर के रूप में पूर्वी तट पर बसाया था। आपको याद है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने बादामी या बातापी को ध्वस्त कर बातापी कुंड की उपाधि ली थी, जिसके पापा महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था, जिसका बदला उसने लिया था। याद आ रहा है? हाँ, वही व्यक्ति इसको शुरू करता है। उसी के टाइटल्स थे महाबली, मामल, और जो नगर बसाया गया वो किस नाम से जाना गया? महाबलीपुरम और मामल्लपुरम के नाम से जाना गया। अब इस स्थल की एक विशिष्टता यह है कि द्रविड़ शैली के आरंभिक चरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। द्रविड़ शैली के आरंभिक चरण दिखाई देते हैं, और इन आरंभिक चरणों में आप इसको ऐसे समझिए कि प्रथम चरण में आपको गुफा मंदिर मिलेंगे। गुफा मंदिर अब हमारे लिए नए नहीं है, हमने चैत्यों की बात की है। चैत्य क्या थे? गुफा मंदिर ही थे। और ये भी तक्षण कला के नमूने हैं, जिसको रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी कि भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत मौर्यों के युग से होती है, बराबर नागार्जुनी। फिर धीरे धीरे इस कला का विस्तार होता है। सातवाहनों के युग में यह कला दक्षिण पहुंचती है। कारले, कान्हेरी, भांज ऐसी जगहों की बात कल हम लोगों ने की थी, जहाँ चैत्य बनते हैं, जहाँ बिहार बनते हैं। चैत्य और बिहार ये दोनों दक्षिण कला या रॉक कट आर्किटेक्चर के भी एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद यह कला और दक्षिण की तरफ जाती है, और अब पल्लवों के इस स्थल पर भी हमें दक्षिण कला के नमूने दिखाई देते हैं। और जो आरंभिक मंदिर यहाँ पे दिखते हैं, उन पर चैत्य कला का प्रभाव है। वह भी चैत्यों की तरह गुफा मंदिर हैं, और इन गुफा मंदिरों के लिए मंडप शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रहे कि मंडप शब्द एक सामान्य शब्द है जिसकी चर्चा हम लोग करते आए हैं, लेकिन यहाँ द्रविड़ शैली के संदर्भ में अगर मंडपों का प्रयोग हो, खासतौर से द्रविड़ शैली के विकास के क्रम के संदर्भ में, तो यहाँ मंडप का मतलब हुआ कि द्रविड़ शैली के आरंभिक गुफा मंदिर, और ये कहाँ पे पाए गए हैं? महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में पाए गए हैं। इन गुफा मंदिरों की कुछ विशिष्टताएं हैं। एक तो यह है कि इनमें प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई हैं। मूर्तियां इनमें स्वतंत्र मूर्तियां स्थापित नहीं की गई हैं, बल्कि देवताओं को दीवारों पर ही उकेरा गया है। वह भी दक्षिण कला का ही नमूना है। एक तरह से आप रिलीफ वर्क, कल बात हो रही थी ना, जैसे स्तूपों की वेदिकाओं पर या उनके तोरणों पर जिस तरह के कार्य किए गए हैं, लगभग उसी तरह के कार्य यहाँ गुफा की दीवारों पर किए गए हैं। यहाँ जो रिलीफ वर्क के उदाहरण हैं, इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि अलग से उन पर प्रश्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दृश्य दिखाए गए हैं, यहाँ पे जो थीम है, उन थीम्स का आमतौर से संबंध भागवत धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है। पल्लव शासकों ने भागवत धर्म को प्रश्रय दिया था, और ऐसा लगता है कि उत्तर भारत की बहुत सारी संकल्पनाएं इस समय तक दक्षिण भारत में पहुंच चुकी थी। तो पल्लवों का यह केंद्र उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के सांस्कृतिक समागम का, सांस्कृतिक मिलन का भी एक उदाहरण है। तो जैसे यहाँ पे कौन कौन से और किस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं मैं बताऊंगा, आप अब लिखते चले जाइएगा। कृष्ण भगवान का नाम सुना है आपने, हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर भारतीय परंपराओं में कृष्ण की महत्ता, हालांकि कृष्ण की महत्ता उस समय दक्षिण में भी स्थापित हो चुकी थी। मेगास्थनीज ने पांड्य शासिका की बात की है जिसका नाम पंडैया था, याद है ना आपको? उसके बाद से ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में जैसे उत्तर से चीजें दक्षिण पहुंची, दक्षिण से भी उत्तर पहुंची, यही तो प्रोसेस है आर्यीकरण का। तो वैदिक धर्म जैसे पहुंचा, वैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहुंचे। जब पौराणिक परंपराएं यहाँ विकसित हुई तो वो भी दक्षिण की तरफ पहुंची। तो महाबलीपुरम एक तरह से वैष्णव केंद्र है। यहाँ पे वैष्णवाइट थीम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये वही समय था जब लोकप्रिय स्तर पर तमिल भक्ति भी चल रही थी। तो यहाँ पर कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत और कृष्ण जी का संबंध आपको पता होगा, क्या था? गोवर्धन पर्वत उठाने की पूरी कथा क्या है? जो भी हो, सुनने का समय नहीं है, बस इतना जानिए कि विशेष परिस्थितियों में कृष्ण जी ने अपने आप को प्रकट करते हुए, वैसे उन्होंने अपने आप को अक्सर छुपा कर ही रखा,
कभी कभी ही करामात किए। एक बार महाभारत की लड़ाई में भी किया था शायद, विराट रूप दिखाया था ना अपना, रौद्र रूप विराट रूप दिखाया था। तो उन्होंने बचपन में भी कुछ ऐसा किया था, तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वह दृश्य वहां पर है। महिषासुर मर्दिनी का नाम सुना है आपने? महिषासुर मर्दिनी कौन जानी जाती हैं? गॉडेस दुर्गा। तो वहाँ पे दुर्गा केव ही है, उसका नाम ही दुर्गा केव है, और उसी में उसकी दीवारों पर उनको क्या करते हुए दिखाया गया है? महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। तीसरा जो दृश्य वहाँ पर और तीसरा जो विषय वहाँ पे मिलेगा आपको, विष्णु जी का नाम पता है आपको? विष्णु जी आराम कहाँ करते हैं? शेषनाग की सैया पे। तो विष्णु जी को आराम करते हुए शेषनाग की सैया पर यहाँ दिखाया गया है। आप में से कोई गया है इस जगह पे? कोई नहीं गया है। चलो भारत दर्शन के दौर में जाना अब समय नहीं है, कम से कम पीठी से पहले तो नहीं है। फिर उसके बाद से चौथा चौथा दृश्य है, इसको कहते हैं गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण, डिसेंट ऑफ गंगा। गंगा के अवतरण की जो कहानी है वो पता है आपको? क्या है वो? भागीरथी ने कुछ प्रयत्न किए थे, फिर हाँ, तो वह थीम भी वहां पर है। फिर उसके बाद रिलीफ वर्क में तो नहीं, लेकिन कुछ और भी संकेत हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर जैसे एक संकेत है भीम की रसोई। भीम की रसोई। अब भीम की रसोई, हमें पता है भीम कहाँ थे। भीम की रसोई वहाँ क्या कर रही है? इसी को कहते हैं। अब जैसे मेरे इलाके में एक गांव है दोन, गांव का नाम है दोन, हम लोगों का पोस्ट है वहाँ। तो स्थानीय मान्यता ये कहती है वहाँ पर कि ये द्रोणाचार्य का घर था, गुरु द्रोण का घर था वो। और उसके थोड़े ही दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसको भेड़ा पार या ऐसे कुछ कहते हैं, अब तो मुझे नाम भी थोड़ा कम ही याद है। वहाँ का हमारा विधायक हुआ करता था किसी जमाने में। तो उसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि एकलव्य का गांव था। अब ये द्रोणाचार्य बिहार के सिवान जिले के दरौली थाने में दोन में क्या कर रहे थे? और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो एकमात्र जगह नहीं है भारत में जहाँ के लोग दावा करते होंगे कि दोन गुरु द्रोण उनके यहाँ के हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऐसी जगहें होंगी जो जहाँ लोग दावा करते होंगे कि ये हमारे यहाँ के थे। अब हरियाणा वाले देखिए, अब हो गया बिहार हरियाणा में लड़ाई। तो इस तरह के जो चरित्र हैं, इस तरह की जो कथानक हैं, उनके ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में दावे किए गए हैं। ठीक है ना? तो अब भीम वहां के भी थे, भीम की रसोई वहां है, क्या दिक्कत है इसमें? फिर उसके बाद अब बताइए, गुरुग्राम शायद इसी वजह से उसको गुरुग्राम कहते हैं ना। गुरुग्राम, हाँ, गुरुग्राम हो गया वो। गुरु, हरियाणा वालों का कहना है कि गुरु द्रोणाचार्य वहां के थे, और हमारे यहाँ के लोग पता नहीं अब तक क्या कर रहे थे। हम लोग बचपन से यही कहते सुनते, बल्कि द्रोणाचार्य का किला भी हम लोगों ने देखा है, वहाँ मिट्टी का ढेर है, वहाँ कोई पुराना किला रहा होगा, उसको लोगों ने मान लिया कि वो यहीं का है। उस जगह का भी नाम है। आपके यहाँ तो गुरुग्राम है ना, हमारे यहाँ तो सीधे सीधे गुरु का नाम रख दिया है, द्रोण। द्रोण से बना है दोन। अब बताइए, दोन और गुरुग्राम में अगर इतिहास में बाद में फैसला किया जाएगा कि द्रोणाचार्य कहाँ के थे, तो दोन के थे या गुरुग्राम के थे? गुरु तो बहुत हुए हैं, द्रोण तो एक ही हुए हैं। तो किसका दावा पुख्ता है, आप बताओ? हैं? जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य मजबूत है। कई बार कैसा होता है कि बहुत बार खासतौर से इन इन मामलों में ऐतिहासिक साक्ष्य में नहीं मिल पाते, तो हमें आस्था का, विश्वासों का, परंपराओं का, अनुश्रुति समझते हैं ना, अनुश्रुतियों का सहारा लेना पड़ता है कि मतलब कोई बात जो बहुत दिनों से कही सुनी गई है, उसके आधार पर भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि इतिहासकार इससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते, अनुश्रुतियों का प्रयोग अनुश्रुतियों के तौर पर ही किया जाता है। ये जानने में क्या बुराई है? बात ये नहीं है कि वो गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम के थे कि दोन के थे। बात ये है कि हमारे भारत में एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति ये है
कि सांस्कृतिक रूप से महत्व की जो भी चीजें हैं या सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके ऊपर परस्पर दावे किए गए हैं। यह सत्य तो पता चलता है ना, इसी सत्य से संतुष्ट रहेंगे हम लोग। ठीक है, दो लोगों के बीच में विवाद है, कौन सत्य है यह फैसला इतिहास नहीं करता। विवाद है यह भी तो एक सत्य है। साझी संस्कृति है, हाँ। जब एक देवता के अलग अलग रूप हो सकते हैं तो एक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके साथ अलग अलग स्थल क्यों नहीं संबंधित किए जा सकते। ये भारत की साझी विरासत है, ये सांस्कृतिक एकता का परिचायक है, इसमें विरोध देखना ही नहीं है। तो दो ना, गुरु द्रोण आपके भी थे, गुरु द्रोण हमारे भी थे। ये भारत की सांस्कृतिक एकता ही तो है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हरियाणा के लोग भी अपने आप को संबंधित कर रहे हैं और जिसके साथ बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग अपने आप को संबंधित कर रहे हैं। क्या? अब पटियाली बता दिया, अब लो ये गूगल करके बैठ गए भाई साहब। ये हम लोग दो भी लड़ ही रहे थे, तब तक ये तीसरा दावा कर दिए। वो कासगंज में है। अब बताइए। चलने दो उसको, वो चलता रहेगा, इन विवादों से घबराना नहीं है। इसलिए किसी भी विषय में ना अंतिम ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा मत करना, वो मृग मारीचिका होती है। अंतिम निर्णय, अंतिम निष्कर्ष कहीं नहीं होता। सारे विषय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारी समझ हमारी प्रकृति के बारे में, अपने स्वयं के बारे में, संसार के बारे में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और परिष्कृत हो रहा है। तो इसलिए विद्यार्थी बने रहिए, उसी में ज़्यादा भलाई है। अंतिम सत्य तो कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता, अंतिम सत्य पता नहीं कौन सा सत्य है। एक ही अंतिम सत्य है, मृत्यु, जिसको तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। गुफा मंदिर ये प्रथम चरण था। इसका जो द्वितीय चरण है, यहां पर आपको मिलेंगे एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिर, इनको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहते हैं और इनके लिए रथ शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचरथ, सप्तरथ, और इनका नाम भी पांडवों के नाम पर रखा गया है। इनको कभी कभी सप्त पगोड़ा भी कहते हैं, सात हैं तो सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और तीसरे चरण में पहली बार एक संरचनात्मक ढांचा मिलता है और वह संरचनात्मक ढांचा तट मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शैली के विकास के बाकी चरण गुफा मंदिरों और तट मंदिर और इसके बाद वह दिखाई देता है हमें कांचीपुरम में। और कांचीपुरम में एक मंदिर है जिसको कहते हैं कैलाशनाथ मंदिर। और कैलाशनाथ मंदिर की कुछ विशिष्टताएं हैं। एक तो बलुआ पत्थर से बना सबसे बड़ा बड़ा भवन इसको भारत में माना जाता है। चित्रकला का आरंभिक प्रयोग दिखता है। और ये तो नहीं कह सकते कि नटराज यहाँ पहली बार दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, नटराज की आरंभिक अभिव्यक्तियों में से कैलाशनाथ भी है। यहाँ पर भी नटराज की मूर्ति दिखाई देती है। वेजिटेबल कलर्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, पेंटिंग काफ़ी मात्रा में। अब तो ये काफ़ी जर्जर भवन हो चुका है। विश्व दाय स्मारक भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कांची। और ये वो कैलाशनाथ मंदिर नहीं है जो एलोरा में है, एलोरा वाला अलग है। एलोरा वाला तक्षण कला की पराकाष्ठा को दिखाता है, यह कैलाशनाथ का मंदिर द्रविड़ शैली से संबंधित है। अब द्रविड़ शैली की जो भी विशिष्टताएं जो हम लोग देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो सारी विशिष्टताएं अपने आरंभिक रूप में पहली बार इसी मंदिर में दिखाई देती हैं। यही इस मंदिर का महत्व है। और पराकाष्ठा इस शैली की दिखाई देगी चोलों के काल में, जैसा हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ पर जो मंदिर है वह तंजौर में स्थित, जिसको थंजावुर भी कहते हैं, यहाँ पर स्थित मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। और इसी मंदिर को कहते हैं राजेश्वर मंदिर। यह भी एक विश्वदाय स्मारक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं चोलों के संदर्भ में, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद वेसर शैली के जो मंदिर हैं, इनका विकास
होना शुरू हुआ चालुक्य, कहाँ के, बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में। और उसके बाद के जो भी परवर्ती वहाँ पे हुए, राष्ट्रकूट हुए या दूसरे हुए, सब ने इस शैली का प्रयोग किया। तीन बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं, एक तो बादामी खुद ही, दूसरा स्थल है ऐहोल, ये वही जगह है जहाँ रवि कीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति याद है ना, पुलकेशिन सेकंड की प्रशंसा। और तीसरा स्थल जो है वह है पट्टा डक्कल। ये तीन, एक बार आप नाम पता कर लीजिए कि यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं, आपके मटेरियल में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये तीन स्थल वेसर शैली के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, बादामी, ऐहोल, पट्टडक्कल, पट्टाडक्कल। क्लियर। यहाँ के जो मंदिर हैं, इस शैली के जो मंदिर हैं, जैसे ऐहोल में मेगुती टेम्पल है, वो जैन मंदिर है, यानी कि इसका भी संबंध किसके साथ है, नागर से भी, हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी है। यहाँ पर कुछ विशिष्टताएं फिर भी देखी जा सकती है इन मंदिरों की। एक तो यह है कि ये बहुकोणीय हैं। बहुकोणीय का मतलब है पोलीगोनल, और बहुकोणीय होने की वजह से इनकी जो प्रकृति है, अगर आप ऊपर से देखें तो स्टार्स की तरह दिखती हैं, तारकीय संरचना। तो दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तारकीय संरचना। इनको बहुत ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है, हाई प्लिंथ जिसे कहते हैं। तो ऊंचे चबूतरों पर निर्माण, और इनकी ऊंचाई कम है, तो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई। अगर ऊंचे चबूतरे पे बने और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई हो तो प्रभाव क्षैतिज होगा या ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज प्रभाव की प्रधानता, क्षैतिज प्रभाव की प्रधानता। क्लियर। ये कुछ इनकी विशिष्टताएं हैं, इनके साथ ही इन्हें समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद से आइए हम लोग बात करते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। ये हमारे लिए बहुत आसान है, किसने क्या बनवाया इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंडो इस्लामिक में अगर हम देखें तो जो संकल्पना के स्तर पे हम देखें, संकल्पनाएं क्या क्या बनाई गई, तो संकल्पनाएं धार्मिक भी हैं और संकल्पनाएं गैर धार्मिक भी हैं। अब धार्मिक संकल्पनाओं में कैसी चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा मस्जिद, ठीक है, मकबरा इत्यादि, मीनार, दरगाह, पता नहीं क्या क्या। गैर धार्मिक संकल्पनाओं में बहुत कुछ होगा, किला डिफेंसिव होता है, फोर्ट, महल, कंफर्ट ज़्यादा होता है इसमें, और क्या क्या, सराय आम लोगों के लिए, बावली, बावड़ी कहते हैं ना, पानी वाले जो होते हैं, बावड़ी कहते हैं, बावली कहते हैं, बावली कहते हैं, बवाली नहीं होता है, बवाली कुछ और होता है। हाँ, तो बावली ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बावली पानी वाले। फिर जलाशय भी बनवाए जिसको हौज कहते हैं, बगीचे भी लगवाए, बाग, उद्यान, बाग नहीं उद्यान लिखिए ज़्यादा अच्छा। लोधी गार्डन्स का नाम सुना होगा आपने, मुगल गार्डन्स की बात हम लोग कर ही चुके हैं। और मुगलों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, मुगलों के साथ उन्होंने नदियों पर पुल भी बनाए। पुल को क्या कहते हैं, सेतु। नदियों पर बांध, बांध नहीं, बांध तो अलग होता है, पार करने के लिए सेतु। सल्तनत काल में इसके साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन मुगल काल में इसके साक्ष्य मिलते हैं। और क्या क्या बनाया होगा,
उन्होंने वो भी बनवाया ना, प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं ना, गेटवेज। जैसे दो गेटवेज तो मशहूर हैं आधुनिक युग में, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट, वैसे ही दो गेटवे मशहूर हैं कहाँ पे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के दोनों ही चरणों की बात एक साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक है कौन सा गेट, बुलंद दरवाज़ा, दूसरा है अलाई दरवाज़ा, और एक और है चार मीनार का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वो भी इंडो इस्लामिक का ही हिस्सा होगा, लेकिन उसकी एक क्षेत्रीय शैली को दिखाता है। तो संकल्पनाएं तो बहुत सारी हैं। अब भवन निर्माण सामग्री के तौर पे अगर हम देखें तो किसका प्रयोग किया गया भवन निर्माण सामग्री के तौर पे, तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर आरंभ से लेकर अंत तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता रहा, ठीक है। उसके बाद से येलो एंड ग्रे सैंडस्टोन्स, तो क्या कहेंगे उसको, येलो को कहेंगे पीले एवं भूरे, ये सस्ते थे। बलुआ पत्थर पहले लिख लीजिए फिर बताता हूँ मैं। बलुआ पत्थर, इसका भी प्रयोग खूब किया गया। उसी तरह से यहाँ पर रबल्स समझते हैं ना, रबल्स को रबल्स ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, ब्रैकेट में अंग्रेजी जान लेंगे। रबल्स ये पत्थर के अनगढ़े टुकड़े होते हैं, अलग अलग जो टुकड़े होते हैं उनको एक साथ मिला के जोड़ दिया जाता है, रबल्स का प्रयोग किया। इन्होंने कीमती पत्थरों का भी प्रयोग किया, संगमरमर का प्रयोग किया, ईंटों का भी व्यापक प्रयोग दिखाई देता है। अक्सर ईंटों की संरचनाओं को मार्बल से ढक दिया जाता था। ताजमहल का नाम सुना होगा आपने। लोकप्रिय धारणा क्या है कि संगमरमर का बना है, बना संगमरमर का नहीं है, बना ईंटों का है, और ईंटों के ऊपर संगमरमर वैसे ही चढ़ा दिया गया है जैसे टाइल्स हम लोग चढ़ा देते हैं आज अपने घरों पर, ठीक है। उसका भी प्रयोग किया। और किसका प्रयोग किया, तो लकड़ी वगैरह का तो प्रयोग होता ही रहेगा। अब यहाँ ये जानना है कि लाल बलुआ पत्थर शुरू में प्रयुक्त होता है, तुगलक भवन में आमतौर पर लाल बलुआ पत्थर नहीं दिखता, अपवाद स्वरूप ही दिखता है। क्योंकि तुगलकों ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराया तो अपेक्षाकृत कीमती पत्थरों का प्रयोग नहीं कर पाए। तो तुगलक कालीन भवनों में विशेष रूप से क्या दिखता है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग शुरू से लेकर आखिर तक होता रहा। मुगल किले लाल किले कहलाते हैं, लेकिन मुगलों के केस में ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं हुआ, हुआ, लेकिन नई प्रवृत्ति क्या है कि संगमरमर का पहले दिल्ली सल्तनत में मुख्य भवन निर्माण सामग्री के तौर पर प्रयोग नहीं हुआ था। इसको साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन मुगल काल में संगमरमर से पूरे भवन भी बनाए जाने लगे। मेन बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे संगमरमर का प्रयोग मुगल कालीन विशिष्टता है, यह चीज़ सल्तनत काल में नहीं मिलती, ठीक है ना। सल्तनत काल में मार्बल का प्रयोग प्रयोग जो है वह साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुगलों ने सिर्फ लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का ही इस्तेमाल किया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता रहा। बल्कि अकबर के समय के जो भवन हैं उनमें मार्बल कम ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। फतेहपुर सीकरी तो गए होंगे आप लोग, वहाँ देखा होगा आपने। इलाहाबाद का किला देख लीजिए या दिल्ली के किले जो भी हैं उसको देख लीजिए, जामा मस्जिद देख लीजिए, इन सारे भवनों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता रहा। लेकिन शाहजहां को थोड़ा विशेष प्रेम था मार्बल से, तो जहांगीर के शासनकाल में पहली इमारत बनी मार्बल वाली, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, जिसको पूर्ण रूप से संगमरमर से बनाया गया। शाहजहां को मार्बल का शौक कुछ ज़्यादा ही था, तो आगरा के किले में लगभग 200 भवनों को उसने ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह पे मार्बल की संरचनाएं खड़ी की थी। तो मुगलों के काल में अक्सर कीमती पत्थर का इस्तेमाल हुआ, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का। सल्तनत में इन दोनों का प्रयोग कम हुआ है, ज़्यादा प्रयोग किस में हुआ है, इनका। ईंटों का प्रयोग सामान्य तौर पे दोनों में हुआ है, लकड़ी वगैरह तो प्रयुक्त होते ही रहेंगे। मुगल काल में अगर अंतर करना हो तो अकबर के भवन लाल बलुआ पत्थर से ही बने हैं। शाहजहां के शासनकाल में मार्बल का विशेष प्रयोग दिखाई देता है, और मार्बल की कुछ संरचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ताजमहल।
क्लियर? उसके बाद से क्या जानना था आपको? जुड़ाई के साधन। यहीं पर बात हमारी हो चुकी है कि मड मोर्टार, मिट्टी के गारे की जगह पे अब क्या हुआ? चूने का गारा, जिसको लाइम मोर्टार कहते हैं। ये नई चीज है। और लाइम मोर्टार में क्या होता था हम लोग बात कर चुके हैं। ये दिल्ली सल्तनत में भी रहा, मुगल में भी रहा, और आधुनिक युग में भी बहुत दिनों तक रहा। आज से 100 साल पहले के जो घर बने हुए हैं, अगर जाकर आप उन्हें टेस्ट करें तो आपको उनमें से दलहन, तिलहन, इसकी सुगंध मिल सकती है आपको। बताया था मैंने एक दिन आपको कि इतिहास में अमर कैसे हुआ जाता है। कर सकते हैं आप ऐसा चाहें तो, आपकी इच्छा की बात है। देखो, गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, चलना तो आप ही को है। अवसर है इतिहास में अमर होने का, मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। अब अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हैं कि चूने के गारे में और किन किन चीज़ों का प्रयोग होता था, तो ये आपकी मर्जी है। इसके लिए हमें तो दोष नहीं दिया जा सकता। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप बना सकते हैं। तो चूने का गारा ये यूनिक सी चीज है। उसके बाद क्या है? मेथड, कंस्ट्रक्शन की तकनीक। तो उसमें दोनों का प्रयोग होता है, ट्रेडिशनल ट्राइबिएट का भी और आर्कवेट का भी। और यह दोनों प्रयोग मुगल काल में भी होता है और मुगलों से पहले सल्तनत काल में भी होता है। इन दोनों का संश्लेषण, सिंथेसिस समझते हैं ना, संश्लेषण दिखाई देता है। सबसे अधिक संश्लेषण इन दोनों पद्धतियों का तुगलक भवनों में मिलेगा। अगर आप हौस खास चले जाएं तो आज भी देख लेंगे कि एक तल पर आर्कवेट तो दूसरे तल पर ट्राइबिएट, आर्कवेट ट्राइबिएट चलता रहा। सिंथेसिस सबसे अधिक तुगलक काल में हुआ, सल्तनत के दौरान। मुगल काल में अकबर के भवनों में प्रायः ट्रेबिएट का प्रयोग किया गया है। शाहजहां के काल में आर्कवेट का भी प्रयोग दिखाई देता है, और आर्कवेट का ज़्यादा प्रयोग दिखाई देता है। शाहजहां के शासन काल में नए तरह के गुंबद भी बनाए जाते हैं, नए तरह की मेहराबें भी बनाई जाती हैं। जैसे शाहजहां के शासनकाल में ऐसी मेहराबें आपको मिलेंगी, ये अपेक्षाकृत चौड़ी थी, और दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली के किले में अगर आप देखें तो उसमें ऐसी मेहराबें मिल जाएंगी आपको। ये हल्की थी, चौड़ी थी, और इनके माध्यम से बड़े बड़े कक्ष बन सकते थे। अकबर ने बड़े बड़े कक्षों को, अकबर के अगर फतेहपुर सीकरी चले जाएं तो आपको ओपन स्पेस बहुत मिलेगा। वहाँ का दीवाने आम भी एक ओपन स्पेस ही है, लेकिन शाहजहां के भवन ढके हुए, व्यक्तित्व का अंतर भी उसमें दिखता है। उस इनको शाहजहानी आर्च कहते हैं। उसी तरह से जैसे अगर आप हुमायूं के मकबरे को देखें तो डोम, सीधा सीधी डोम है ऐसे, लेकिन अगर ताजमहल को देखें तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। संघर्ष दिखाते हैं अकबर के सबको जो भवनों में संघर्ष दिखता है, बिल्कुल दिखता और है। शाहजहां का जो है उ- पराकाष्ठा उसमें पराकाष्ठा दिखती है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक स्थितियां स्थापत्य कला में परिलक्षित होती हैं। वो एक अलग ही मसला है, ठीक है, कि किन किन कारकों से स्थापत्य कला प्रभावित होता है, उसकी चर्चा मैंने नहीं की। रिवीजन क्लास है ना ये, नहीं तो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। इस तरह के जो डोम्स होते हैं जो शाहजहां के समय में बने, जिनको आप ताजमहल में भी देख सकते हैं, ये है इसका वाला हुमायूं के मकबरे वाला, और ये है ताजमहल वाला। और जिसका भी एस्थेटिक सेंस घायल हो रहा है वो मुझे क्षमा कर देगा। मुझे पता है कि मैंने इन दोनों मेहराबों के साथ क्या किया है। तो अगर कोई कहे, अगर मैं कहूँ कि ये ताजमहल वाला है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन असल मसला है कि इनको हाई नेक डोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई नेक डोम कहते हैं। इनकी गर्दनें लंबी हैं, ऊंची गर्दनों वाले डोम। और हाई नेक डोम को बल्बस डोम भी कहते हैं, बल्ब के आकार के। बल्ब देखा होगा आपने। तो ये नए प्रयोग किए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रही कंस्ट्रक्शन टेक्निक में, कि वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत होती है मेहराब बनाने में भी और गुंबद बनाने में भी। बलबन के मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बने मेहराब मिलते हैं, और अलाई दरवाज़ा में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बना
गुंबद मिलता है। हालांकि इल्तुतमिश के मकबरे में भी कोशिश की गई थी, लेकिन वह संरचना आज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये कुछ तथ्य समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद से अगर देखा जाए योजना, तो कुछ ही चीज़ें हैं। किले महल की सामान्य योजना पे तो बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही चीज़ों की योजना पे बात कर सकते हैं। एक तो ये था कि उद्यान, इनके उद्यानों की योजना। तो सल्तनत उद्यान बहुत ही सिंपल है, उनमें कोई कारीगरी नहीं है, लेकिन जो मुगल उद्यान थे उनको चार बाग शैली में बनाया गया है, और चार बाग शैली पर विस्तृत चर्चा पहले हो चुकी है, अगर आपको याद हो तो। किया था हम लोगों ने कभी, कि किस तरह के उनके गुण होते हैं, बाबर ने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरह से जो मकबरे हैं, मकबरा, इसकी योजना में कुछ अंतर दिखता है। जो सल्तनत काल के मकबरे हैं, सल्तनत काल के, वो या तो वर्गाकार हैं, स्क्वायरिस हैं, या नहीं तो फिर अष्टभुजाकार। अष्टभुजाकार की अंग्रेजी क्या होती है? ऑक्टागोनल। अष्टभुजाकार हैं, ऑक्टागोनल। आपको याद है इल्तुतमिश का वह बेटा जिसके लिए इल्तुतमिश ने मकबरा बनवाया था, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं, वह स्क्वायरिश है। स्क्वायरिश समझते हैं ना? वह स्क्वायर में बना हुआ है। खाने जहां तेलंगानी, तुगलकों का प्रधानमंत्री था, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा पहला मकबरा है जिसको अष्टभुजाकार तौर से बनाया गया है। ठीक है, खाने जहां ऐसे लिखते हैं, खान ए जहां, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, तेलंगानी। एनसीईआरटी तक में नाम लिखा हुआ है। ये जो लोग लग रहा है ना कि पहली बार सुन रहे हैं, सब आप लोगों ने चोरी किया है। एनसीईआरटी भी पढ़े होते ना तो पहली बार नहीं सुन रहे होते। फिर आप लोग पढ़ते रहे हैं गाइड, तो खैर जो पढ़ते रहे उसी को पढ़िएगा। अब जोश में आकर कुछ नया पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा, जोश में आने का समय जा चुका है। अब शांत भाव से संगठित करने का समय है। ठीक है ना? तो इसका मकबरा पहला मकबरा है जो कि अष्टभुजाकार है। उसी तरह से पोलीगोनल मकबरे भी मिलते हैं। इस मामले में जो गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है, वह विशेष रूप से है, वो चार दीवारी के अंदर बना पहला मकबरा है गियासुद्दीन तुगलक का। जो मुख्य संरचना है वो तो वर्गाकार ही है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर में ढलुआ दीवारें, ये तुगलक कालीन विशेषता होती हैं, उनको सलामी कहते हैं। दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर कैसी, थोड़ी ऐसी होती हैं। इससे क्या होता है, बड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर, बड़ा सॉलिड लगता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर क्या है, डोम लगाया गया है। तो ढलुआ दीवारें, सलामी, तुगलक भवनों की विशिष्टता है। और गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा ढलुआ दीवारों से बना है, लेकिन उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई है। उसी तरह से सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में पहला ऐसा मकबरा है जिसे किसी उद्यान के अंदर बनाया गया है, किसी बाग के अंदर बनाया गया है। और दिल्ली सल्तनत में उसमें पहली बार दोहरे गुंबद का भी प्रयोग हुआ है। दोहरे गुंबद का मतलब होता है गुंबद के अंदर गुंबद। मुगल काल में तो शुरुआत ही दोहरे गुंबद से होती है, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है ना? अब मुगल काल में ये दोनों चलते रहे, वर्गाकार भी चलते रहे, अष्टभुजाकार भी चलते रहे। लेकिन मुगल काल में एक और योजना आती है मकबरों को बनाने की, जिसको कहते हैं हस्त बहिस्त। आपसे पूछा जा सकता है कि हस्त बहिस्त क्या है? ये फारसी प्रभाव से है। यह मकबरों को बनाने की एक योजना है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो एक बड़े कक्ष के आसपास 8 छोटे छोटे कक्ष बनाए जाते हैं। अगर आप हुमायूं का मकबरा देखें या ताजमहल देखें तो इसी शैली के बने हुए मकबरे हैं। कि बाहर से तो एक गुंबद दिखाई देता है, एक कक्ष दिखाई देता है, लेकिन 8 कक्ष बनते हैं एक बड़े कक्ष के चारों ओर। ताजमहल में तो ये अक्सर बंद रहता है, लेकिन आप में से कुछ लोग हुमायूं के मकबरे में भी गए होंगे तो देखा होगा आपने, ये कक्ष के आसपास छोटे छोटे बने हैं ना। तो मुख्य कक्ष में जो मुख्य शासक होता था उसको दफनाया जाता था, और आसपास जो
बच्चे बच्चे कभी मर गए, या कुछ कम महत्वपूर्ण के लोग, या जिनको कम महत्व देना था। अब दारा शिकोह की कब्र आजकल ढूंढी जा रही है, तो कुछ इतिहासकारों ने ढूंढा है उसे हुमायूं के मकबरे के ऐसे ही किसी एक कक्ष में। इस तरह की बात कही जाती है, ठीक है ना। तो हस्त बहिष्त योजना, तो चार बाग याद रखिए, हस्त बहिष्त याद रखिए, योजना के स्तर पे यह परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब अंतिम पक्ष है कि साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व। साज सज्जा तथा अलंकरण के किस तरह के तत्वों का प्रयोग किया गया। तो सल्तनत काल में अगर देखें और मुगल काल में सामान्य प्रवृत्तियां तो रहेंगी ही रहेंगी, मुगलों में कुछ विशिष्ट चीज़ें जुड़ जाएंगी। पहले सामान्य प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं। तो सल्तनत काल से ही शुरू करते हैं। सल्तनत काल में कुछ परंपरागत उपकरणों का प्रयोग किया गया, जैसे कमल का फूल जो कि पहले से इस्तेमाल हो रहा था, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, जैसे घंट एवं जंजीर, और इनका मिश्रण किया गया कुछ नए उपकरणों से। और इन नए उपकरण में क्या चीज़ें थी, ज्यामितीय आकृतियाँ। सिंधु घाटी में भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह परंपरा वहाँ से नहीं आ रही है, ये तुर्क अपने साथ लाए थे। ज्यामितीय आकृतियाँ कैसी होती हैं, जैसे डॉट 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 डॉट, डैश डैश डैश, लाइंस, वेवी लाइंस, सर्किल्स, इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, सर्किल के अंदर सर्किल, यही तो होती है ज्यामितीय आकृतियाँ। तो इस तरह की आकृतियों का प्रयोग किया गया। इसके साथ आपने सुना होगा कुछ चीज़ों को कहते हैं बेल बूटे। बेल बूटों को अंग्रेजी में कह सकते हैं फ्लोरल, DESIGNS, फ्लोरल डिजाइंस। ये फूल पत्ती की तरह होते हैं, वास्तविक फूल पत्ती नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। ताजमहल में जितने फ्लावर्स आप देखते हैं, इनकी पहचान किसी ज्ञात फ्लावर्स के साथ अब तक नहीं हो सकी है। तो ये फूलों जैसी संरचनाएं हैं, पत्तियों जैसी संरचनाएं हैं। ये नहीं कि भिंडी का पत्ता है, कि अजवाइन का पत्ता है, देखिए कि लौंग का फूल है। इस तरह से आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ और भी एवं एक चीज होती है जिसको कहते हैं अराबेस्क। पूछा जा सकता है कि अराबेस्क क्या है। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं ARABESQUE, अराबेस्क। तो अराबेस्क होता है अरबी लिपि का प्रयोग करना साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में। कुरान की आयतें या इस तरह की कुछ चीज़ें बेल बूटों के साथ बड़े कलात्मक तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। पुराने भवनों को अगर आप देखने जाएं, जो मध्यकालीन भवन हैं, तो उनमें आप प्रवेश द्वारों पर या विशिष्ट स्थानों पर इस तरह की लिखी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं। उसी को अराबेस्क कहते हैं। तो ये प्रयोग हुआ, वक्त बदला और कुछ नई चीज़ें जुड़ती चली गई। जैसे हमने देखा है कि संगमरमर का प्रयोग कर रहे थे ये अलंकरण के तत्व के रूप में। उसके बाद से धीरे धीरे चमकीले टाइल्स का भी प्रयोग करना शुरू किया। इनको ग्लेज्ड टाइल्स कहते हैं, चमकीले टाइल्स का प्रयोग किया। फिर उसके बाद छतरी समझते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूपोलाज एंड कियोस्क्स। क्यूपोलाज एंड कियोस्क्स। राजस्थान में चले जाएं आप तो लगभग हर घर पे, अमीरों के घर पे या जिसका घर है, छतरी आपको मिल जाएगी। राष्ट्रपति भवन देखें, लुटियंस दहली देखें, तो वहाँ पर भी आपको छतरियाँ देखने को मिलेंगी। कि ये छतों पे कुछ संरचनाएं होती हैं, देखी हैं कि नहीं आपने। फिल्मों की शूटिंग भी होती है। अगर आप जैसलमेर चले जाएं तो छतरियों का एक पूरा समूह आपको मिलेगा। और जयपुर भी चले जाएं तो देखे होंगे कि दो छतरियाँ बड़ी मशहूर हैं, वो आमेर किले के ऊपर। कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी उनमें हुई है। आप भी जाकर यूं पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं, खिंचवाया कि नहीं कभी इस तरह से? कभी नहीं। बड़ा कठोर हो गया है जीवन आपके लिए, मुझे लग रहा है ना। इसको थोड़ा सरल बनाइए, थोड़ा सहज बनाइए। ज़्यादा ही डर गए आप लोग।
डरे नहीं है ना? हाँ, तो प्रफुल्लित रहिए। प्रफुल्लित रहना समझते हैं? हाँ, उससे दिमाग ठीक काम करता है। तो छतरियों का प्रयोग किया गया, चमकीले टाइल्स का प्रयोग, संगमरमर का प्रयोग और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ। मुगल काल में क्या हुआ कि मुगल काल में ये सारी प्रवृत्तियां चलती रहीं। मुगलों ने भी इन सब का प्रयोग किया, लेकिन मुगल काल में कुछ नए प्रयोग भी किए गए। उन नए प्रयोगों में अकबर के शासनकाल में कुछ चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे मूर्ति कला का प्रयोग, जो कि इस्लाम में वर्जित था लेकिन अकबर ने किया। और ये आपको फतेहपुर, अकबर के केस में हर चीज़ आपको कहाँ दिख जाएगी? फतेहपुर सीकरी में दिख जाएगी। बिरबल पैलेस है वहाँ पे। अच्छा, उसमें क्या है ना कि अकबर के भवनों की एक और विशेषता है कि मूर्तिकला का प्रयोग आपको चौड़े जो छज्जे होते थे, अकबर के भवनों की विशेषता है, अकबर के भवनों में चौड़े छज्जों का प्रयोग किया गया है। छज्जा समझते हैं? मैं बताता हूँ, अभी एक साथ समझ में आ जाएगा। चौड़े छज्जे एवं एवं इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरपेंटाइन, हिंदी में क्या कहेंगे? सर्पाकार। एवं सर्पाकार, अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंटाइन, हाथी के जैसा। हिंदी में क्या कहेंगे? हाथीनुमा। हाथीनुमा बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है? हाथी नुमा कोष्ठक। कोष्ठक, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। अभी समझाता हूं मैं, टेंशन नहीं लेना है। ये कैसे होता था? तो अब ये देखिए, यह है छत। अकबर के भवनों में सपाट छतें मिलेंगी, उसमें क्षैतिज प्रभाव प्रमुख है। और अगर ये छत है तो छत को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, इससे क्षैतिज प्रभाव और बढ़ जाता है। अब ये बढ़ा हुआ क्या हो गया? छज्जा हो गया। और बढ़ाएंगे तो खंभे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपने आधा बढ़ा के छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, अभी 100-200 साल पहले के जो घर बने हैं उनमें भी आज भी होता है कभी कभी, यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के ना इस छज्जे को सपोर्ट करती हैं। उन्हीं को ब्रैकेट्स कहते हैं। ऐसे घर देखें, और इनमें काफ़ी कलात्मक गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। अब अकबर के ज़माने में क्या था कि मान लीजिए कि ये है छज्जा, ये छज्जा कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, यह है छज्जा। तब यहाँ से ना ये जैन धर्म से प्रभावित था। अकबर के स्थापत्य कला में लगभग सभी क्षेत्रीय शैलियों का, सभी धार्मिक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अगर आप अहमदाबाद चले जाएं तो वहाँ एक बावड़ी है, जिसको किसकी बावड़ी कहते हैं? रानी का बाव, ऐसे कुछ। उसमें देखा है आपने? सर्पाकार चीज़ें देखी है? नहीं देखी। अब आप देखेंगे कि जैसे कुछ इस तरह से बनाया गया है, ये सांप है और सांप ने ऐसे रोक रखा है अपने। उसी तरह से ये तो हो गया सांप। एलिफेंटाइन कैसे होगा? ये है ये है हाथी, हाथी का मुंह, ये हाथी का सूंड। हाथी अपने सूंड पे छज्जे को उठाए हुए है। एलिफेंटाइन ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, उनको सरपेंटाइन ब्रैकेट्स कहते हैं, यानी कि हाथी नुमा और सांप नुमा। ये किसके समय की विशिष्टताएं हैं? अकबर के समय की। चौड़े छज्जे उसके समय की विशिष्टताएं। वैसे हाथी कैसा लगा आपको? अमेजिंग है ना? दांत निकाल दो। देखिए, सरपेंटाइन ब्रैकेट्स का काफ़ी प्रयोग हुआ है, प्लस बहुत ही मैग्निफिसेंट बाव है, वो तो है ही। और ये कि गुजरात स्थापत्य कला जो जैन धर्म से प्रभावित है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि मुगल स्थापत्य कला में अपनाई गई। वह क्या है? सरपेंटाइन ब्रैकेट्स। और इस तरह के ब्रैकेट्स देखिए उस बाव में बहुत सारे आपको दिखेंगे। आप में से कुछ लोग गूगल करके देख रहे हैं, देख भी रहे होंगे। देखा आपने? सरपेंटाइन ब्रैकेट्स। क्लियर? मतलब सांप ने रोक रखा है कुछ ऐसे। सांप देखे हैं ना आपने? सांप देखे हैं कि नहीं? आप तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि सांप आपके जीवन में कभी था ही नहीं। होंगे जरूर, आप पहचान नहीं पाते होंगे, कुछ आस्तीन में छुपे होते। और किसी को तो नहीं, लेकिन आस्तीन वालों को तो पहचान ही लो आप। और मेरी तरफ मत देखो, ठीक है?
तो फिर अकबर के शासनकाल में चित्रकला का प्रयोग, यह भी एक विशिष्टता है। इसके लिए भी फतेहपुर सीकरी। तो मूर्तिकला और चित्रकला का प्रयोग साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में अकबर। उसके बाद से जहांगीर के शासनकाल में, अंग्रेजी में लिखते हैं PIETRADURA, पिट्रा ड्यूरा। हिंदी में भी लिख देते हैं ऐसे ही, पिट्रा ड्यूरा। इसका लेकिन कोई हिंदी नाम भी है शायद, पित्रा ड्यूरा ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, तो ये पित्रा ड्यूरा ये रोमन तकनीक है। जहांगीर के ज़माने में इसका पहली बार प्रयोग हुआ। जहांगीर के ज़माने में ही पहली बार प्रयोग मार्बल का भी होता है पूरा भवन बनाने में। और इन दोनों ही प्रवृत्तियों का उदाहरण वही है जो आगरा में है एतमादुद्दौला के मकबरे के नाम से, उसमें पहली बार पित्रा ड्यूरा का प्रयोग दिखाई देता है। और ये एतमादुद्दौला कौन साहब थे? तो ये थे नूर जहां के पिता और जहांगीर के ससुर। ससुर समझते हैं, एक संबंधी है, अंग्रेजी में फादर इन लॉ कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उन्हें भी पापा ही कहा जाता है। ठीक है, पत्नी जो बुलाती है आप भी वही बुलाते, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, कितने लोगों ने जाके कहा है अपने ससुर को, और ससुर साहब क्या हाल है, मतलब और दी हुई बेटी वापस ले लेगा ससुर, अगर इस तरह से बदतमीजी की आपने तो पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ। पिट्रा ड्यूरा का सबसे अधिक प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में होता है, और शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल इसका उदाहरण है। पित्रा ड्यूरा में क्या होता है कि जो कीमती पत्थर होते हैं उनको जड़ा जाता है सतह में, ये इनले वर्क का उदाहरण है। और फिर शाहजहां के शासनकाल में कैलीग्राफी समझते हैं, सुलेखन। हाँ, सुलेखन का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। शाहजहां के शासनकाल में चूंकि समृद्धि बढ़ी और इस कारण सोने चांदी इत्यादि जैसे धातुओं का प्रयोग भी साज सज्जा तथा अलंकरण के तत्व के रूप में किया गया, जिसे अंग्रेज लेके भाग गए। स्थापत्य कला की होती है समाप्ति। एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, इसके बाद अन्य पक्षों पे बात कर लेते हैं। अन्य पक्ष में आपको बता दूं कि समझने समझाने का उसमें कम है, आपने मटेरियल में भी देखा होगा, तथ्य उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ आप संपर्क बढ़ाते चलिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उन पक्षों के लिए कुछ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको बना दूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है ना? तो आइए मिलते हैं।